बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आपको बता दूं कि बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर या तृतीय सेमेस्टर जिसको बोलते हैं, उसमें हिंदी साहित्य में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में आपको पता ही होगा बहुत सारी गद्य विधाएँ आपको पढ़नी है। जैसे कि मैं एक प्रकार से थोड़ा सा एक सरसरी नज़र अगर आपके सिलेबस पर डालूं तो आपको हिंदी गद्य विधाओं में हिंदी कहानी का उद्भव विकास, उपन्यास का उद्भव विकास, नाटक का, आलोचना का, हिंदी एकांकी का, निबंध का, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, संस्मरण, तमाम प्रकार की चीज़ों का हमको क्या करना होता है, साक्षात्कार। इन सभी का क्या करना है भाई, हमको एक संक्षिप्त इतिहास और उसका उद्भव, उसका विकास और वो क्या है यानी उसकी परिभाषा और विशेषता, अगर तत्व होते हैं तो तत्व, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। तो इसी श्रृंखला में हमने थोड़ा सा बहुत एक प्रकार से चर्चा कर ली है। इसके अलावा आपको जो है जैसे उपन्यासों की बात करें तो हिंदी उपन्यास में वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी शामिल है। इसके अलावा पंच परमेश्वर कहानी शामिल है। कहानियों में पंच परमेश्वर पाजेब जैनेन्द्र की है, पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की है। इसके अलावा गैंग्रीन की कहानी अज्ञे मतलब द्वारा रचित है, वो मतलब गैंग्रीन कहानी शामिल है। यशपाल की कहानी पर्दा शामिल है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम आपके पाठ्यक्रम में है। ज्ञानरंजन की कहानी पिता आपके पाठ्यक्रम में है। ओके, इसके अलावा हिंदी नाटक और एकांकी में बात की है तो नाटक में आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, वो आपके पाठ्यक्रम में है। और एकांकी में बात की जाए तो दीपदान नाम की एकांकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। और लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क की है। तो दो एकांकी आपको यहाँ पर दिखनी होंगी और एक नाटक। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको निबंधों की बात की, निबंधों में आप जैसे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है। और इसके अलावा मित्रता निबंध आचार्य शुक्ला जी का, रामचंद्र शुक्ला जी का, उसको पढ़ना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसको पढ़ना है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय जी का, इसको पढ़ना है। तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा जी का, इसको पढ़ना है। इसके अलावा बात की जाए तो जैसे रेखा चित्र में आपका गिल्लू नाम का रेखा चित्र शामिल है जो कि महादेवी वर्मा ने लिखा है। संस्मरण में 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा द्वारा कृत है, वो एक प्रकार से मतलब बताया गया, रामविलास शर्मा 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और लिखा किसने इसको, इसको लिखा किसने, 30 बरस का साथी संस्मरण जो है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब इसको लिखा है अमृतलाल नागर ने और रामविलास शर्मा के बारे में, मतलब 30 बरस का साथी, इन पर एक संस्मरण लिखा उन्होंने। और जीवाणु जीवनी अंश की बात की अगर तो जीवनी अंश में जैसे कलम का सिपाही हो गया, अमृत राय ने लिखी है उसको। ओके, और अमृत राय ने कलम का सिपाही किसे कहा है, अपने पिताजी को यानी कि प्रेमचंद जी को, तो उन्हीं के बारे में है। रिपोर्टाज में ऋण धन मतलब कि ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु की है। ओके, इसके अलावा व्यंग में भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की कहानी है जो कि व्यंग्यात्मक शैली में है। तो ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। वहीं पर यात्रा वृत्तांत में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल शंकरत्यायन की है। डायरी की बात की है तो एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध ने लिखा, उसकी वो संकलित है। और इंटरव्यू में मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने, इसको एक दोनों का मिलान इसमें है। तो इन सभी के बारे में बताने का प्रयास है। आत्मकथा अंश में जूठन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम इतना है। तो इनमें से हम समझने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और उसके उत्तर को हमको कैसे लिखना है, अर्थात विधिवत तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। और जो आने वाले लगभग आपके 1 घंटे होंगे उसमें मैं विधिवत तरीके से इन चीज़ों पर चर्चा करूंगा और जानूंगा। आपको बता दूं कि अगर आपको इन सभी चैप्टर्स की, जितनी चैप्टर्स मैंने बताए लगभग, इन सभी की वीडियोस आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, इस प्रकार से टॉपिक वाइज PDF नोट्स के साथ। इसके अलावा मतलब पूरा का पूरा कोर्स आपको, इसके अलावा मॉडल पेपर के साथ, उसके हल के साथ सभी की PDF मतलब हर वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर 9161 पर क्या कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई, 1 मिनट में यहाँ पर आप मेंशन कर दे रहा हूँ, 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके अपना नाम लिख करके बता सकते हैं कि सर मैं हिंदी थर्ड सेमेस्टर का, BA थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना चाहता हूँ। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। तो सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है हिंदी साहित्य का। तो आप हिंदी साहित्य का कोर्स ले सकते हैं कितने रुपए में माही, मात्र और मात्र केवल, और आपकी सुविधा के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप लोगों ने लगातार कमेंट्स किए कि सर मात्र 100 रुपये रखिए, बहुत कम फीस रखिए, तो मैंने मात्र 100 रुपये रख दिया, जिसमें 60 क्लासेस आपको लगभग मिलेंगी, यानी बहुत वीडियोस आपको मतलब कि धीरे धीरे मिलती रहेंगी।
अभी तक अगर इस कोर्स की बात की है तो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ले लिया है, और लगभग बात की जाए तो लगभग 7 क्लास हो चुकी है, और एक सिलेबस को मिला करके आपकी 8 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें से आपकी 3 क्लासेस यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएंगी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 की, और ये क्लास भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। ओके, यानी मॉडल पेपर है। और बाकी जो क्लासेस हैं वो आपकी जो है यानी कि चैप्टर 3 4 5 6 7 मतलब 7 तक हो चुका है। और चूंकि इस समय थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी 2 दिन कभी क्लास नहीं हुई थी, तो ये क्लास आपकी आ गई। बाकी क्लास आपकी डेली होने की संभावना, और बाकी परीक्षा तक आते आते आपके सारे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा। तो आप जैसे ही आप 100 रुपये कैसे पे करना है, आप हमारे पास व्हाट्सएप पर SMS करिएगा 9161936062 नंबर पर। वहाँ पर मैं आपको एक जो है कोड सेंड करूँगा। आप बोलिएगा पहले कि मुझे हिंदी साहित्य 3rd सेमेस्टर का BA का कोर्स लेना है सर, तो मैं आपके पास एक कोड स्कैनर सेंड करूंगा, एक कोड सेंड करूंगा, बार कोड जिसको कहते हैं। तो उसको आप स्कैन करके UPI माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, जो भी चलाते हैं आप, कोई भी पे चलाते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हो, 100 रुपये मात्र पे कर देंगे। उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में आसानी से आप पढ़ते रहिएगा, बड़े आसानी से। और ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए अलग व्यवस्थित ग्रुप है, और बॉयज़ होंगे तो उनके लिए अलग व्यवस्थित ग्रुप है, और सभी प्रकार के ग्रुप्स हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना किसी व्यक्ति को। हर व्यक्तियों की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाएगा। तो आप लोग जो है क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर हमारे SMS करके अपना जो है कोर्स ले सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी नहीं चलाते UPI माध्यम, तो आप अपने घर में कोई चलाता हो तो उससे स्क्रीनशॉट मतलब मोबाइल से भिजवा करके इसी को मतलब उसी कोड पर, और आप हमारे पास स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ओके, तो किसी भी से मतलब किसी से भी करवा सकते हैं, आपका घर का हो, कहीं बगल का हो, यानी जो भी चलाता होगा आपके गाँव गिराव में या फिर जहाँ जहाँ पर भी, तो आप करवा सकते हैं। मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा, और विधिवत तरीके से उसमें तैयारी होगी, और भी सब्जेक्ट जो आपके होंगे उसमें, उसकी भी PDF नोट्स वहाँ पर आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। ओके, तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके और भी सब्जेक्ट हो जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, इसके अलावा होम साइंस हो गया, इसके अलावा और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी के जो है जो कोर्सेज मतलब कि जो भी PDFs होंगे मॉडल पेपर वगैरह के, वो सारी PDFs आपको वही ग्रुप्स में सेंड कर दिए जाएंगे। यानी एक प्रकार से आपको बहुत मदद मिलने वाली है उससे। तो आप अगर कोर्स लेना चाहें मात्र 100 रुपये, पूरा का पूरा हिंदी आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो आप कोर्स ले सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में कर दी गई हैं, ताकि आप आसानी से पढ़ सके, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, चले प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। तो एक बार SMS करिएगा जिनको लेना है फटाफट से, बहुत विधिवत तरीके से उसमें समझाने का प्रयास रहेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कैसे कैसे प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में। तो BA द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की मैं बात करूं, 2023 का ये मॉडल पेपर है, और जिस विश्वविद्यालय में देखिएगा लिखित टाइप का पेपर होगा, अधिकतर विश्वविद्यालय में लिखित होगा, अधिकतर मतलब कि कुछ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी मैं दूंगा, लिखित मॉडल पेपर भी मैं दूंगा। और आप ये जो पेपर आज का मॉडल पेपर होगा, ये लिखित वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा, और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य के बारे में बात कर रहा हूँ, और देखिएगा आपका पेपर जब आपको मिलेगा लिखित वालों, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 मतलब खंडों में बैठता है, और ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न दिए जाते हैं। खासकर DDU की बात करें तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 6 क्वेश्चन आपका लिखित का आता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है। अधिकतर विश्वविद्यालय क्या करते हैं कि वो अगर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी 100 पूछ लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि जैसे कि DDU केवल ऐसा है कि जो 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछता है और 6 प्रश्न आपका लिखित पूछता है, ठीक है, इन दोनों टाइप का। और कुछ विश्व जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अभी तक लिखित ही पेपर हुआ है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर प्रथम सेमेस्टर में लिखित हुआ था, सेकंड में ऑब्जेक्टिव हुआ था, और थर्ड में आकर के फिर लिखित होगा। इसी प्रकार से जो है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का भी चल रहा है, यानी पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में जो है क्या हुआ था भाई, प्रथम सेमेस्टर में आपका जो है ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, और सेकंड सेमेस्टर में आकर के जो है पेपर कैसा हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में, प्रथम सेमेस्टर में लिखित हुआ था, सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हुआ शायद, या लिखित हुआ नहीं, सेकंड सेमेस्टर में लिखित हुआ है, प्रथम में ऑब्जेक्टिव हुआ था, और थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा अनुमान है। इसके अलावा हम जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात किया तो अभी ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर में देखो कैसा पेपर आता है, तो उसी का मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तो अभी तक पेपर ही चल रहा है, ठीक। तो इसी प्रकार से जो भी विश्वविद्यालय आपका होगा, जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय लिखित, तो इसी प्रकार से जो भी होगा अलग अलग विश्वविद्यालय के, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब सभी विश्वविद्यालय के सिलेबस को ध्यान में रख करके कोर्स तैयार किया गया, तो आप ले सकते हैं, बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा पेपर आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय, और सा से दीर्घ उत्तरीय टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। बात की जाए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों की, तो यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। खंड आ में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे वो 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, ये सब प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं, बात ध्यान रखिएगा। ओके,
देखिए आपसे प्रश्न पहला कैसा पूछा गया कि कहानी और उपन्यास। अब इसको मैंने कहानी और उपन्यास केवल लिख दिया है। आपसे कहानी और उपन्यास की परिभाषा या कहानी और उपन्यास का अर्थ यहाँ से पूछ सकता है। ओके, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पर सबसे पहली बात कहानी की परिभाषा देंगे और उपन्यास की परिभाषा देंगे, मात्र 50 शब्दों में, यानी कि एक परिभाषा कहानी की, एक परिभाषा उपन्यास की, और उसके बाद में दोनों की तुलना एक प्रकार से 2 लाइन में कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से कहानी की बात की, कहानी का उद्भव विकास मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी, तो आप इसको जो है कोर्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। सबसे पहली कहानी मैंने बताई थी, उसमें इंदुमती है किशोरीलाल गोस्वामी की, 1900 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। 1902 ईस्वी में गुलबहार कहानी का प्रकाशन हुआ, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की थी। प्लेग की चुड़ैल कहानी भगवान दास की थी, 1902 में प्रकाशन हुआ। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ला जी की कहानी थी, 1903 में प्रकाशन हुआ था जिसका। पंडित और पंडितानी कहानी गिरिजादत्त वाजपेयी की थी, 1903 में प्रकाशन हुआ था उसका भी। दुलाई वाली जो कहानी है ये बंग महिला ने लिखी है, राजेंद्र बाला घोष ने, 1907 में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा आप देखिएगा कि और भी, और जो मौलिक मतलब कि ये माधवराम सप्रे की कहानी है, मतलब किससे मिली है भाई, चूँकि क्या हुआ कि जो इंदुमती को प्रथम कहानी जो बताया था वो आचार्य शुक्ला ने कहा था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने 1900 ईस्वी में, चूँकि सरस्वती पात्रिका में संपादन हुआ था इस कहानी का, इंदुमती का, तो उसी को कहा गया था ये हिंदी की पहली कहानी। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये जो इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी जी ने जो लिखी है और जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका से करवाया है या हुआ है, वो को क्या, कौन सी कहानी, शेक्सपियर की एक कहानी है टेम्पेस्ट। उस टेम्पेस्ट कहानी का क्या है, छाया अनुवाद है, यानी कि उसी का एक प्रकार से प्रतिलिपि मान सकते हैं, उसी का अनुवाद करके एक प्रकार से हिंदी में रखा गया है इंदुमती नाम की कहानी। तो इसीलिए इस कहानी को क्या कर दिया गया है, यानी कि मौलिकता पर इसके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, तो इसे मौलिक रचना अब नहीं माना जाता है। और क्या हुआ कि 1901 ईस्वी में क्या हुआ कि एक कहानी माधवराम सप्रे की है, माधवराम सप्रे लेखक हैं, उनकी एक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी शीर्षक कहानी जो है, यानी कि एक टोकरी भर मिट्टी ये शीर्षक है कहानी का, माधवराम सप्रे द्वारा लिखित है। इसका प्रकाशन हुआ 1901 ईस्वी में, और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका से इसका प्रकाशन होता है। और इसके कहीं ना कहीं पे प्रस्तोता की अगर बात की है इस कहानी, मतलब की कहानी की, तो देवी प्रसाद शर्मा जी हैं। और हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी किसको कहा जाता है, तो माधवराम सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। अब याद ध्यान रखिएगा, पहली कहानी पहले हम जब तक शोध नहीं हुआ था उस पर, तो हम इंदुमती को कहते थे, चूंकि शुक्ला जी ने उसको कहा था, तो शुक्ला जी के बारे में मैंने। और हिंदी कहानी की विकास यात्रा को भी आपको बताया कि हिंदी कहानी में जैसे कि आप देखिएगा विकास युग एक है, यानी कि प्रेमचंद से पूर्व कहानी, जिसमें 1900 ईस्वी से लेकर के 1911 ईस्वी तक समय आता है। प्रेमचंद युग की कहानियों में 1911 से 1936 तक कहानी आती हैं। खास करके प्रेमचंद से जो पूर्व युग आता है वो 1900 से लेकर के, या फिर एक प्रकार से आप देखिएगा प्रारंभ से लेकर के जब से कहानियों का विकास हुआ, यानी 1900 से ही ईस्वी मान सकते हैं, तो 1900 से लेकर के 1916 ईस्वी तक, 15 ईस्वी तक। क्योंकि 1916 में क्या होता है कि इनकी पहली कहानी जो प्रारंभ मतलब कि प्रकाशन होता है मुंशी प्रेमचंद के। और 1936 की बात की तो 1936वां डेट है भाई, जिसमें क्या होता है, 1936वां डेट है जिसमें इनकी लास्ट कहानी, सबसे कफन नाम की कहानी जो होती है, जिस पर ये आरोप है कि ये क्या है, ये दलित विरोधी कहानी, इस पर आरोप लगता है कफन कहानी पर, तो उस पर वो इनकी लास्ट कहानी है। तो 1916 ईस्वी से इनका करियर एक प्रकार से शुरुआत करते हैं 1936 ईस्वी तक। आप देखिएगा लास्ट कहानी 1936 ईस्वी में ही आप देखिएगा एक उपन्यास जो है आप सभी को पता होगा, गोदान नाम का उपन्यास सबसे बेस्ट उपन्यास इनका माना था। तो इस प्रकार से ये, इसके अलावा जो है प्रेमचंदोत्तर कहानियों में नाम आता है, फिर स्वतंत्रोत्तर कहानी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कहानी के विकास युग के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था। और उसके बाद में आप तमाम प्रकार की कहानी के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद यानी स्वतंत्र भारत में आप देखिए कई प्रकार की कहानियाँ लिखी जा रही थी। कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी के बाद आता है सचेतन कहानी, ठीक है। और इस कहानी के प्रवर्तक, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है, महीप दीक्ष मतलब कि डॉक्टर महीप सिंह जी हैं। और सहज कहानी आती है, सहज कहानी के आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय जी माने जाते हैं। समानांतर कहानी आती है 1971 ईस्वी में, जो है कमलेश्वर के द्वारा समानांतर कहानी का प्रवर्तन किया गया। इसके अलावा सक्रिय कहानी आती है, उसको राकेश वत्स जो है इसके सक्रिय प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके अलावा बोल्ड कहानियाँ भी आती रही 1977 ईस्वी के बाद में, बोल्ड कहानियाँ जो है एक प्रकार से प्रकाशित में आने लगी खास करके। तो इस प्रकार से क्या हुआ, कहानी की विकास यात्रा बड़ी लंबी, और कहानी हिंदी साहित्य में खास करके एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है। और आज की हिंदी कहानी क्या है, आज के मानव की कहानी है। और जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा
कई दशकों के कालखंड में ही कहानी ने काफ़ी सफ़र तय किया है और अब उसका गति जो है एक प्रकार से तीव्र इसलिए हो चुका है क्योंकि कम समय में अधिक प्रकार से जानकारी, अधिक से अधिक समस्याओं का निवारण कहानी के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें आती रही हमारे समक्ष। तो कहानी छोटे मुँह की बड़ी बात है, ये एक प्रकार से कहानी की परिभाषा को देते हुए नामवर सिंह ने कहा था कि कहानी जो होती है वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताती है। यानी कहानी अपनी लघुता में ही दीर्घता की बात करती है। कम समय में 20 मिनट में पढ़ी जाने वाली वह गद्य रचना जिसको हम पढ़ करके और गंतव्य तक उसके पहुंच सकते हैं, उसके उद्देश्य को जान लेते हैं कि लेखक का मंतव्य क्या था, उसी रचना को हम कहानी कहते हैं। तो ये कहानी के बारे में आप लिख सकते थे इतना, ठीक है। इसके अलावा उपन्यास की बात की तो उपन्यास में क्या, कहानी जो होती है, कहानी के जो तत्व होते हैं, कहानी के भी तमाम सारे तत्व हैं, ठीक है। अब कहानी में भी कई सारे तत्व हैं और उपन्यासों के कई सारे तत्व हैं, ठीक है। कहानियों में कई प्रकार के, जैसे कहानी के कथानक कहानी में होता है, कहानी में कथोपकथन होता है, कहानी में देशकालीन वातावरण होता है, कहानी में खास करके आप देखिएगा भाषा शैली होती है, कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात की जाए अगर उपन्यास की, तो उपन्यास आप सभी को पता होगा कहानी का क्या होता है, बड़ा भाई होता है, यानी कि बड़ा या पिता मान सकते हो। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, बस यही बात है, बाकी कुछ नहीं। तो उपन्यास क्या है, उपन्यास बड़ा होता है और कहानी छोटी होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उपन्यास जो होता है ये खास करके दो शब्दों से मिलकर के बनता है, उप और न्यास। उप मान्य होता है समीप और न्यास मान्य होता है रखना। अर्थात क्या होता है, जीवन के समीप लाने वाली वस्तु या कृति को हम उपन्यास कहते हैं। और कुल मिलाकर के आप देखिएगा उपन्यास को अंग्रेजी में नोवेल कहते हैं और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। वही उपन्यास की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। कि उपन्यास क्या है, मानव जीवन का चित्र मात्र है और मानव चरित्र का प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना, ये उपन्यास का क्या होता है, मूल तत्व होता है, मूल कर्तव्य होता है। तो इस प्रकार से भारतीय पुनर्जागरण काल से हिंदी उपन्यासों का विकास आप देखिएगा प्रारंभ हो जाता है विधिवत तरीके से। उपन्यास मतलब एक प्रकार से बड़ी विषय, मतलब कि बड़ी विषय वस्तु, बड़ा कंटेंट को समाये हुए। उपन्यास की विकास यात्रा में से प्रेमचंद से पूर्व कुछ उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंद के युग में कुछ उपन्यास लिखे गए, प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंदोत्तर में भी प्राक स्वतंत्र युग यानी कि 1936 से 1947 युग का समय, और स्वतंत्रता का के बाद वाले उपन्यास यानी 1947 से 1900 मतलब कि 1947 के बाद के उपन्यास। तो आप देखेंगे कि कई सारे उपन्यासकार आते हैं, ठीक है। और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से आप देखिएगा उपन्यासों में एक प्रकार से उपन्यासों की रचनाएं भी बाद में आना शुरू हो जाती हैं। 1882 ईस्वी का उपन्यास परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक। मौलिक उपन्यास हिंदी का रामचंद्र शुक्ला जी ने इसको कहा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उपन्यास कई प्रकार के होते हैं, जैसे घटना प्रधान उपन्यास हो गया, ऐतिहासिक प्रधान उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, ठीक। तो ये सब उपन्यासों के प्रकार होते हैं। प्रेमचंद युग में उपन्यासों का कई रूप देखने को मिलता है। एक तो आदर्शवादी उपन्यास लिखे गए, ठीक। जैसे कि आदर्शवादी उपन्यासों में आप देखिएगा जो है सिया रामशरण गुप्ता जी ने गोंद नाम का उपन्यास लिखा, अंतिम आकांक्षा, नारी, ये सब उपन्यास लिखे गए, ठीक। यथार्थवादी उपन्यासों में खास करके जैसे मैला आंचल हो गया फणीश्वरनाथ रेणुका, पांडे विचन शर्मा का उग्र जो है उनकी जो है बुधुआ की बेटी उपन्यास हो गया, अमृतलाल नागर की अमृत और विष उपन्यास हो गया, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की आत्मदाह उपन्यास, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कंकाल, ये सब यथार्थवादी उपन्यास हैं। रोमांटिक उपन्यास भी आप देखिएगा प्रेमचंद युग में लिखे गए बहुत सारे, ठीक। रोमांटिक उपन्यासों में नाम किसका आता है, जैसे कि बात की जाए उपन्यासों में इसका नाम आता है वृंदावन लाल वर्मा का, जैसे लगान हो गया, आंचल मेरा कोई, ये सब उपन्यास। भावात्मक उपन्यास भी लिखे गए, जैसे कि भावात्मक राधिका रमण जो है राजा राधिका रमण सिंह जी के द्वारा, ऐसे राम रहीम, पुरुष नारी, गांधी टोपी, चुंबन और चाटा, ये सब, ठीक। तो इसी प्रकार से ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए। बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा धाकड़ उपन्यास है, वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी जो आपकी पाठ्यक्रम में संकलित है, भी उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास ही है, ओके। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है गोली नाम का उपन्यास। तो ये सब उपन्यास जो हैं ये प्रेमचंद युग में ही लिखे गए। प्रेमचंदोत्तर युग में आप देखिएगा इसमें बौद्धिकता प्रधान उपन्यास लिखे जा रहे थे, भावुकता और भौतिकतावाद के प्रति विमुखता यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर बौद्धिकता, विचारात्मक निबंध यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे कि मनोविश्लेषणवादी निबंध, व्यक्तिवादी उपन्यास, मतलब कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में जैसे कि इलाचंद्र जोशी का उपन्यास हो गया जहाज का पंछी,
सन्यासी, ये सब जैनेन्द्र का उपन्यास हो गया, परख, सुखदा, त्यागपत्र, ये सब, ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार का तो मैंने बताया ही, अज्ञे का शिखर एक जीवनी हो गया, नदी के दीप हो गया, ये सब उपन्यास। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता, ये सब मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे और ये उपन्यास थे, ठीक है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि किन्हीं 3 मनोविश्लेषण मतलब कि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों के नाम बताइए, या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको मैंने इसीलिए विस्तार से वहाँ पर कोर्स में पढ़ा दिया है, तो आपको कोर्स लेना तो एक बार जरूर एक प्रकार से संपर्क कर सकते हैं नंबर पर, विस्तार से मैंने उसमें बताया है। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर उपन्यास के बारे में विस्तार से मैंने हर एक चीज़ के बारे में समझाया है। अगला आपका जो प्रश्न आएगा, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, नाटक एवं एकांकी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए नाटक और एकांकी की बात की तो नाटक जो होता है, तो नाटक के बारे में बात की तो नाटक शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो नट धातु से, किससे हुई भाई, नट धातु से हुई है। और नट माने होता है अभिनय, अभिनय माने क्या होता है, एक प्रकार से रंगमंची कला पर वो नृत्य मतलब नृत्य करना, बोलना, कई प्रकार के ढंग से क्या करना, अभिनय करना, एक प्रकार से कला का प्रदर्शन करना अपने। और भरत मुनि के एक सूत्र के अनुसार नाटक में लोक जीवन की वृत्तियों का अनुकरण किया जाता है। भरत मुनि ने नाटक में ऋग्वेद से पाठ का ग्रहण किया, सामवेद से गान को उठाया था, और यजुर्वेद से अभिनय को उठा लिया, और अथर्ववेद से रस को लिया था। यानी कि ये बहुत ज़बरदस्त मैंने चीज़ बता दी आपको। देखिए नाटक में जो चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे कि नाटक में ऋग्वेद से पाठ, यानी नाटक का जो पाठ बांधने वाला प्रक्रिया वो ऋग्वेद से ले लिया, जो गाने की प्रक्रिया वो सामवेद से उठा ली, जो अभिनय करने की प्रक्रिया है वो यजुर्वेद से उठा ली, और जो रस यानी कि जो नाटक में मिलते हैं वो रस खास करके जो है अथर्ववेद से उठा लिया। तो इस प्रकार से इसीलिए जब चारों वेदों का समाहित एक नाटक में होता है, इसीलिए भरत मुनि ने नाटकों को क्या कहा है, पंचम वेद कहा। नाटकों को पंचम वेद किसने कहा, तो भरत मुनि ने कहा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि नाटक क्या है, एक रंगमंची विधा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एक जो है क्या कहते हैं भाई, उसको हम नाटकों को क्या कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इसमें लोक परलोक की घटित अघटित घटनाओं का दृश्य दिखाने का आयोजन किया जाता है, और इस कार्य के लिए अभिनय की सहायता ली जाती है। ये भी कथन किसने कहा, ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कहा। बाबू श्याम सुंदर दास ग्रंथालय, जब आप बीएचयू में जाइएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में हिंदी भवन में, तो जाइएगा, वहाँ पर लाइब्रेरी का नाम भी, वहाँ पर कई एक प्रकार से आप देखिएगा वहाँ पर आते आते रहते थे बाबू श्याम सुंदर दास लगातार। और वहीं पर खास करके आप देखेंगे तो कई जो है सभाएं भी होती थी हिंदी भवन में, पहले छोटा था, आज आप हिंदी भवन देखिएगा विस्तृत तरीके से बन चुका, लाइब्रेरी उन्हीं के नाम पर है, वहीं की मतलब कि जो मतलब कि मैं तो गया हूँ, मैं तो वहाँ का छात्र भी। तो इस प्रकार से वहाँ पर आप देखिएगा कई चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो कभी अगर आपको जाना हुआ तो ज़रूर जाइएगा, टहल घूम लीजिए, कोई टहलने घूमने के लिए कोई रोक नहीं है, जाइए यूनिवर्सिटी में घूमिए टहलिए, तभी जानेंगे कि भारत की महत्व क्या है। यूनिवर्सिटीज वगैरह घूमिए जा करके, कभी टाइम मिले तो एक बार चले जाइए, बीएचयू वगैरह घूम लीजिए, बहुत ज़बरदस्त जगह है, और बहुत ज्ञान की नगरी, विद्या की नगरी जैसे कहा जाता तो है वैसे भी, ठीक। तो नाटक की बात की तो मूल स्रोत जो नाटक का हिंदी में आया है वो संस्कृत से ही आया है। संस्कृत के बाद में पाली में नाटकों का विकास हुआ, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से होते होते आकर के जो है प्राचीन हिंदी परंपरा में, हिंदी में घुसते चली गई नाटकों की परंपरा। और आज देखिएगा नाटक जो लिखे जा रहे हैं वो संस्कृत परंपरा पर भी हैं, और कुछ खास करके कुछ विद्वान अंग्रेजी और बंगला और फारसी रंगमंच से एक प्रकार से बताते हैं कि भारतीय नाटक प्रभावित है, हिंदी के नाटक प्रभावित हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो भारतेंदु जी के ही अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का जो है प्रारंभ माना जाता है, और हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक जो हुआ है उसका नाम है नहुस। नहुस नाटक जो है किसने लिखा है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। कौन है गोपाल चंद्र गिरधर दास, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। इन्होंने सन 1859 ईस्वी में ये नाटक लिखा था, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और काठमांडू में कृष्ण चरितोपाख्यान नाम नाटक की प्राप्ति हुई है, जो कि भागवत पुराण के दशम स्कंद की कथा पर आधारित है। ये भी नाटक की श्रेणी में आता है। इसके अलावा महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा आनंद रघुनंद है, जो कि 1700 ईस्वी के आसपास लिखा। तो कुल मिलाकर के ये सब नाटक भले ही आपके लिखे गए हैं, लेकिन भारतेंदु युग में आकर के ही नाटकों का एक प्रकार से विधिवत तरीके से विकास होता है। भारतेंदु मतलब कि जो नाटकों की विकास यात्रा, जैसे पूर्व भारतेंदु युगीन नाटक हो गए, भारतेंदु युगीन नाटक हो गए, द्विवेदी युगीन नाटक हैं, प्रसाद युगीन नाटक हैं, प्रसादोत्तर युगीन नाटक हैं, स्वतंत्रता उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद वाले नाटक हैं। तो इस प्रकार से कई सारे नाटक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी जो है नाटकों के बारे में कहते हैं कि विलक्षण बात तो यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। भारतेंदु से पहले नाटक के नाम 2-4 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखे गए,
और उसमें आप देखिएगा जैसे विश्वनाथ सिंह का जो आनंद रघुनंदन है उसको छोड़कर किसी में भी नाटक के तत्व जो है विद्यमान नहीं है। शुक्ला जी सभी नाटकों को रिजेक्ट कर देते हैं। आनंद रघुनंदन को नाटकों के तत्व के हिसाब से ठीक मानते हैं कि हाँ नाटक के तत्व इसमें विद्यमान है, इसको हम थोड़ा सा रख सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो नाटकों की रचना बहुत प्रारंभ से होती आ रही, लेकिन एक विधिवत तरीके से नाटकों की रचना आप देखिएगा तो जो है भारतेंदु युग से मुख्य रूप से आप देखेंगे तो हिंदी का प्रथम नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है, मौलिक नाटककार, जिन्होंने क्या किया अपने नाटकों में जनसामान्य की जो राष्ट्रीय भावनाएं थीं या जनसामान्य की जो समस्याएं थी, राष्ट्रीय भावनाएं थी, उन सभी को नाटकों के माध्यम से समस्याओं को आगे बढ़ाया। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के, सामाजिक समस्याओं को लेकर के, व्यक्ति समस्याओं को लेकर के भारतेंदु जी ने अनेक नाटकों को, जैसे पौराणिक नाटक लिखा, ऐतिहासिक नाटक लिखा, कुछ मौलिक नाटकों की भी रचना करी। ठीक, तो इस प्रकार से कई सारे नाटक हैं, जैसे कि आप देखेंगे भारतेंदु जी के नाटकों में आप कई प्रकार के नाटक इनकी जो है, भारत दुर्दशा हो गई नाटक इन्हीं का ही है। ठीक है, और प्रताप नारायण मिश्रा का भी नाटक आप देखेंगे, गो संकट हो गया, राधा कृष्ण दास का दुखनी बाला नाटक, ये सब ऐसे नाटक हैं। इसके अलावा आप देखिएगा लाला श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरित नाटक हो गया। ठीक, तो ये सब नाटक ऐसे हैं। प्रताप नारायण मिश्रा ने जो है कलि कौतिक नाटक लिखा, कलि प्रभाव लिखा, जुआरी लिखा। तो ये सब नाटक जो है हिंदी साहित्य के एक प्रकार से अच्छे नाटक माने जाते हैं। तो हालांकि मैंने इस पर चर्चा करी विस्तार से, आप अगर चाहें तो कोर्स ले सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है एकांकी का। एकांकी किसे कहते हैं भाई? नाटक के बारे में बात कीजिए। नाटक के बारे में हम बात करते हैं, नाटक क्या होता है? नाटक यानी कि नाटक में कई अंक होते हैं, कई दृश्य होते हैं, लेकिन एकांकी में क्या होता है कि एक ही अंक होता है, एक ही दृश्य होता है। तो हिंदी साहित्य में एकांकी नाटक के आधुनिक रूप को या उद्भव विकास की बात किया तो उसी को मानते हैं, यानी कि एक अंक में समाप्त हुआ नाटक एकांकी कहलाता है। लेकिन इसमें विद्वानों में मतभेद भी है, या फिर इतनी बात कह देने से हम एकांकी के जो है परिभाषा को नहीं समझ सकते, उसके बारे में नहीं समझ सकते। ओके, तो प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी कहते हैं कि यह समझना या ना समझना चाहिए कि भारतवर्ष में एकांकी थे ही नहीं। कुछ विद्वान जो है एकांकी को भारत मतलब कि संस्कृत परंपराओं से जोड़ते हैं, और कुछ विद्वान जो है वो पाश्चात्य साहित्य से बोलते हैं कि एकांकी का विकास भारत में हुआ है। वैसे बोले कुछ भी, लेकिन दोनों का विकास आप देखिएगा मिलता है। और कुल मिलाकर के एकांकी क्या है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि एकांकी को वह लघु नाट्य रूप माना गया है जिसमें एक परिस्थिति, एक घटना, एक भावजनित संवेदना की अभिव्यक्ति किसी संघर्ष के सहारे, चाहे वह बाह्य संघर्ष हो या मतलब आत्म संघर्ष या आभ्यंतर संघर्ष हो, वो अभिनयात्मक शैली में उसको इस प्रकार से की जाती है, उसकी एक प्रकार से क्या बोलते हैं परिस्थिति का वर्णन किया जाता है कि उसमें प्रभाव एक का बोध होता है, और उस उद्बोध से दर्शक और पाठक दोनों की मतलब की जो रागात्मकता होती है, वो उसकी जो वृत्ति होती है रागात्मकता की, वो जग जाती है। अर्थात एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है, उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या प्रबल होती है। कथन किसने कहा? सदगुरु शरण अवस्थी ने कहा कि एकांकी नाटक का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है, उसमें केवल एक ही घटना, परिस्थिति या समस्या पर जो है बल दिया जाता है। ओके, कुल मिलाकर के एकांकी साहित्य मतलब सिडनी वॉक्स कहते हैं कि एकांकी साहित्य की वह विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एक से पाठकों का ध्यान क्या होता है? आकृष्ट और आक्रांत होता है। कुल मिलाकर के इन तमाम प्रकार की परिभाषाओं को पढ़ने के बाद में बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जो होते हैं वो एक अंश की झांकी को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी का आधार कोई मुख्य विचार हो सकता है, कोई विशेष समस्या हो सकती है, कोई सुनिश्चित लक्ष्य हो सकता है, ये सब, या फिर जीवन की कोई समाज के या कोई जीवन का कोई एक पहलू हो सकता है, कोई घटना हो सकती है। इन सभी का चित्र जो है एकांकी प्रस्तुत करता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, कम समय में, ठीक है, और एकांकी में संकलन तरह का विशेष ध्यान रखा है 3 बातों का। पहली बात जो है उचित समय, मतलब कम समय कम मतलब एक समय में एक कार्य और एक स्थान पर, इस प्रकार से एकांकी के बारे में, यानी कि इसको कहीं ना कहीं पे आप देखिए संकलन त्रय। संकलन त्रय का मतलब होता है कार्य, समय एवं स्थान की एकता का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है एकांकी में। खास करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे संकलन त्रय की अगर बात की जाए तो डॉक्टर जो है राम कुमार वर्मा संकलन त्रय को अनिवार्य मानते हैं, जबकि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो काल और स्थान की एकता को एकांकी के लिए अनिवार्य नहीं मानते, कहते कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो है इसमें तीनों चारों चीज़ों का जरूरी होता है, कम समय में, कम कार्य में और कम मतलब स्थान पर भी एक प्रकार से
उसको अच्छे तरीके से हम प्रकट कर सकते हैं, अपने भावों को, अपने संवेदों को दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एकांकी क्या होती है, नाट्य का ही एक रूप होती है और इसमें नाटक के प्रमुख तत्वों का होना अनिवार्य भी होता है। नाटक में जैसे कौन तत्व होते हैं, जैसे कथानक हो गया, कथा वस्तु मूल विचार जिसको कहते हैं, एकता हो गई एकांकी में होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, संकलन त्रय होना चाहिए, पात्र एवं चित्रण होने चाहिए, संवाद एवं कथोपकथन होना चाहिए, देश काल वातावरण होना चाहिए, अभिनय होना चाहिए, भाषा शैली होनी चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए किसी कोई ना कोई नाटक मतलब कि एकांकी नाटक का, ऐसा नहीं कि वैसे नाटक लिखे गए। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए जो है हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विषय मतलब कि विशेष विषमोधम नामक एकांकी का एकांकी नाटकों का सूत्रपात किया। तो एक प्रकार से हिंदी एकांकी की अगर बात की जाए तो भारतेंदु युग से ही हिंदी एकांकी का प्रारंभ हो जाता है। द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, इस सभी में एकांकी की रचना होती रहती है। कुल मिलाकर के एकांकीकारों में आपको नाम पता ही होगा, राम कुमार वर्मा का नाम, उपेंद्र नाथ अस का नाम, ये सब फेमस हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि और भी तमाम सारे उपन्यास हैं, बादल की मृत्यु, दीपदान, बादल, ये सब उपन्यास किसके हैं, राम कुमार वर्मा के हैं। ठीक, दीपदान आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। ठीक, तो ये इसके अलावा पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट की एकांकी फेमस है, 4 एकांकी, उदय शंकर भट्ट की स्त्री का हृदय। तो ये सब एकांकी के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। नाटक और एकांकी के बीच में अंतर भी प्रश्न पूछा जाता है, हम चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि उसमें आप देखिएगा, जब भी आप चैप्टर वाइज वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको हर एक चीज़। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा, विस्तार से उसमें हर चीज़ को आपको समझाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि आत्मकथा एवं जीवनी। अब आत्मकथा और जीवनी, चूंकि ये दो सभी मैंने जितने भी प्रश्न को रखा है ऐसे ऐसे प्रश्नों को समाहित किया जैसे कि कहानी और उपन्यास एक से प्रतीत होते हैं, नाटक और एकांकी इन दोनों के तत्व एक से ही होते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर समझे तो एक साथ समझ सकते हैं। आत्मकथा और जीवनी को एक साथ हम समझ सकते हैं, निबंध और आलोचना को इसी प्रकार, संस्मरण और रेखाचित्र को इसी प्रकार से। ठीक है, रिपोर्टाज और डायरी को इसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको, इसीलिए मैंने इन सभी चीज़ों प्रश्नों को इस प्रकार से रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट क्या है कि आत्मकथा और जीवनी। तीसरा प्रश्न देखेंगे, आत्मकथा। आत्मकथा किसे कहते हैं भाई, सभी को पता होगा। आत्मकथा, आत्मकथा वह होती है जिसमें लेखक क्या करता है, अपने जीवन की चीज़ों को अपने ही लेखनी का प्रयोग करके वो लिखता है, उसको आत्मकथा कहते हैं। लेकिन जब लेखक क्या करता है, जब कोई दूसरा लेखक है और किसी बड़े व्यक्ति, किसी फेमस चरित्र के बारे में जब कोई चीज़ें लिखता है तो उसको हम जीवनी कहते हैं। बात किया है आत्मकथा की, तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी कथा, यानी संस्कृत में आत्मकथा के लिए आत्मवृत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मवृत्त कथनम या आत्मचरितम, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रसिद्ध या महान व्यक्ति अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का साहित्यिक ढंग से क्या करता है, श्रृंखलाबद्ध वर्णन करता है, तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा में लेखक जो होता है स्वयं अपने अंतर जगत और बहिर्जगत को अच्छी तरीके से जानता है और उसको पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आत्मकथा की परिभाषा को देते हुए खास करके डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि यदि आत्मकथा लेखक जो होता है अपने गुणों का वर्णन करता है तो आत्मकथा प्रशंसक कहलाता है। यदि दोषों का उल्लेख करता है तो यह भय बना रहता है कि श्रद्धालुओं की श्रद्धा ही समाप्त ना हो जाए, और यदि वह अपने दोषों का उल्लेख नहीं करता है तो वह सच्चा आत्मकथा लेखक होने का अधिकारी नहीं है। यानी अगर वो क्या करे, नगेंद्र कहते हैं कि अगर आत्मकथा उसने विधिवत तरीके से सत्य सत्य बातें लिख दी तो भाई प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो गलतियों का पुतला है, तो अगर अपनी गलतियों को, अपनी जो बुराइयां हैं, अगर उसको अपनी आत्मकथा में मेंशन कर देता है तो उसकी जो रचनाएं पढ़ते हैं, जो उसका पाठक समुदाय है, तो उससे नाराज हो जाएंगे कि ये भाई बेकार आदमी है, इसका मैं क्यों पढ़ूं। ठीक है, क्योंकि ये भी बुराई करता है। और इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि वो सारी बातों का मेंशन नहीं करता है, अगर अच्छाइयों को बता देता है, बुराइयों को नहीं बताता है, तो फिर तो भी दिक्कत है ना, क्योंकि लोग तब आलोचक लोग प्रश्न उठाएंगे कि बताइए, देखिए अच्छा अच्छे बता दिया, बुराई नहीं बताया अपना, ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर के लेखक की बात की है तो लेखक इसमें क्या होता है, निरपेक्ष और तटस्थ भाव से अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में, अपने जीवन की अनुभूतियों के बारे में, अपने जीवन के भाव विचारों के बारे में, अपने गुण, अपने दोस्त के बारे में सभी का चित्रण आत्मकथा में करना अनिवार्य होता है। आत्मकथा की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो हैं उनकी आत्मकथा तो आप सभी को पता ही हुआ है। आत्मकथा कौन सी है हरिवंश राय बच्चन की, बताओ, कमेंट करके बताओ जितने भी लोग दिख रहे हो। आत्मकथा जो हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है वो कौन की, मतलब उसका क्या नाम है बताइए। चलिए, तो हरिवंश राय बच्चन की बात की, इन्होंने कहा कि आत्मकथा जो होती है लेखन की वह विधा होती है, या आत्मकथा लेखन वह विधा है जिसमें क्या होता है, लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल, परिवेश,
से सामंजस्य अथवा संघर्ष के द्वारा अपने को अपने से विकसित एवं प्रभाव जो है क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रास्थापित करता है। कुल मिलाकर के डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की छोटी सी परिभाषा है, वो कहते हैं कि उसने मतलब अपने द्वारा लिखी गई जीवनी को आत्मकथा कहते हैं और दूसरे के द्वारा लिखी गई मतलब आत्मकथा को जीवनी कहते हैं। यानी जब आप अपनी रचना को स्वयं लिखेंगे, अपनी जीवनी स्वयं लिखेंगे तो उसको आत्मकथा कहेंगे, और जब आपकी जीवनी कोई दूसरा लिखे तो उसको जीवनी कहेंगे। ठीक, आत्मकथा की कई सारी विशेषताएं भी होती है। आत्मकथा के कई तत्व होते हैं, जैसे कि वर्ण विषय इसका तत्व है, इसके अलावा चरित्र चित्रण, देश काल, भाषा शैली, उद्देश्य, ये सब आत्मकथा के जो है तत्व होते हैं। आत्मकथा की बात की, हिंदी साहित्य की बहुत सारी आत्मकथाएं, जैसे कि जो है आप देखिए कई सारी जो है चीज़ें हैं ओके आत्मकथा के बारे में। तो मैं चर्चा करूँ, जैसे कि आपका होगा मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरी जीवन प्रवाह वियोग हरि। ठीक, ये सब आत्मकथा के नाम हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी अपनी कथा, ये उनकी भी आत्मकथा है। ठीक, महिला लेखिकाओं ने भी आत्मकथा लिखा है, जैसे कि आप देखिएगा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज ने लिखा है, मैत्री पुष्पा, इन्होंने कस्तूरी कुंडल बसे भाग 1 लिखा, और इसके अलावा जो है गुड़िया भीतर गुड़िया भाग 2, ये दो इनके क्या हैं, और मतलब आत्मकथा के 2 भाग हैं। इसके अलावा मन्नू भंडारी की जो है कौन सी है, मन्नू भंडारी एक कहानी, यह भी ये मन्नू भंडारी का आत्मकथा है, मतलब मन्नू भंडारी की है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये चीज़ें देखी और समझी। तो कुल मिलाकर के ये थी आत्मकथा। आत्मकथा के बाद में अगर जीवनी की मैं बात करूँ तो जीवनी शब्द जो होता है ये अंग्रेजी भाषा के बायोग्राफी शब्द से बना है। उसको हम ऑटोबायोग्राफी, ऑटो माने होता है खुद का, एक प्रकार से खुद की बायोग्राफी लिखी हमने, और ये बायोग्राफी मतलब कि कोई भी लिख सकता है इसको, तो अब इसको बायोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में जीवनी को। और जीवनी को परकथा भी कहते हैं, किसी दूसरी कथा कहते हैं। पर माने होता दूसरा, कथा माने होता कथा, यानी इसको परकथा भी कहते हैं। तो किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण श्रृंखलाबद्ध रूप में जब कोई अन्य व्यक्ति या अन्य कोई लेखक साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत करता है तो वो रचना जीवनी या परकथा कहलाती है। ओके, जीवनी और आत्मकथा में यही अंतर है कि आत्मकथा स्वयं लिखी जाती है और जीवनी जो होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। ठीक, ये क्लियर हो गई बातें। और इसके अलावा खास करके आप देखिएगा जीवनी को बहुत विधिवत तरीके से समझाते हुए बाबू गुलाब राय कहते हैं कि जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण होता है, वह साहित्य की विधा है। जीवनी यानी वह साहित्य की विधा है और उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। वह एक मनुष्य के अंदर और बाह्य स्वरूप का कलात्मक निरूपण करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि जब कोई लेखक वीर पूजा की भावना से प्रेरित होकर के किसी महान व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, जीवन कला लिखे तो वह जीवनी कहलाती है। जरूरी नहीं कि किसी बड़े साहित्यकार की जीवनी ही लिखे, कोई बड़े व्यक्ति की जीवनी भी हो सकती है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के जीवनी जो होती है किसी प्रसिद्ध और महान व्यक्ति की ही लिखी जाती है, सभी व्यक्ति की नहीं लिखी जाती, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जीवनी लेखक जो होता है चरित्र नायक के जीवन का वर्णन जो होता है सत्य घटनाओं के आधार पर बना करके करता है। तो इस प्रकार से भाषा सहज और बोधगम्य होनी चाहिए, भाव के अनुकूल होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता और व्यक्तिगत विश्लेषण भी जरूरी होता है इसको लिखने के लिए। तो ये होती है आपकी जीवनी। ठीक, जीवनी की बात की तो कई सारी जीवनियाँ भी आप देखेंगे सामने आती हैं। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। किसने आवारा मसीहा किसने लिखा? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, जीवनी है। और किसकी आत्मकथा ये बोल सकते हैं इसको? तो ये आत्मकथा अगर बात की जाए मतलब विष्णु प्रभाकर ने जो लिखा है, कौन सी मतलब की जीवनी है भाई? मैंने अभी बोला, क्या नाम बताया उसका? विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी का नाम अभी मैंने आपको बताया था, मुझे मेरे ध्यान से थोड़ा सा जो है नहीं आ रहा है, अभी मैंने बोला है, जस्ट बोला है। चलिए तो उसको समझ लीजिए। तो विष्णु प्रभाकर की है, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। आवारा मसीहा, ठीक है, उसमें किसके बारे में है? शरद चंद्र चटर्जी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देखिएगा इसका द्विवेदी युग मतलब कि छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, इन सभी में भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है इसका। तो कुल मिलाकर के ये जीवनी होती है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अगला पॉइंट है आपका निबंध और मतलब आलोचना। निबंध के बारे में बात की। निबंध किसे कहते हैं? निबंध माने समझ रहे, बंधन मुक्त करके। निबंध मतलब होता है नी प्लस बंध। नी माने होता है एक प्रकार से नहीं, बंध माने होता है बंधना। यानी कि जब आप क्या करते हैं, कोई बंधन नहीं होता आपके ऊपर, यानी कि अच्छी तरह से एक प्रकार से क्या करते हैं, शुद्ध तरीके से एक बंधी हुई विचार अपने भावों को एक सहजतापूर्वक एक प्रकार से
बोधगम्यता के साथ, ताकि लोगों को समझ में आए सहज भाषा में। ठीक है, क्या करते हैं, यानी कि वह गद्य रचना जिसमें साफ सुथरी सरल विषय के अनुकूल भाषा का प्रयोग होता है, उसमें भावों का विचारों का क्रमबद्ध होता है, सुगंभित विचार होते हैं, सुगुम्फित भाव होते हैं, सुगुम्फित चीज़ें उसमें होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, तो उसको निबंध कहते हैं। निबंध साहित्य के जनक की बात किया है यूरोप में, खास करके निबंध के जनक तो फ्रेंच के साहित्यकार हैं मानतेन, वो जो है निबंध साहित्य के जनक कहे जाते हैं यूरोप में। और खास करके आप देखिएगा अंग्रेजी साहित्य में प्रथम निबंधकार की बात की तो लॉर्ड बेकन जो हैं ये अंग्रेजी के प्रथम निबंधकार हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से आप देखिएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास निबंध की परिभाषा को लिखते हुए कहते हैं कि निबंध वह लेख होता है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्यपूर्ण ढंग से विचार किया जाता है। यानी कि निबंधों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, बहुत ज़्यादा बौद्धिकता मिलेगी, बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी आप निबंध पढ़ेंगे, चाहे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती, चाहे अभी मित्रता पढ़ेंगे, चाहे आप जो भी निबंध पढ़ेंगे, बाबू गुलाब राय का निबंध पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की बात की है, उन्होंने कहा निबंध की परिभाषा को देते हुए कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध की कसौटी वह मानी जाती है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। और इसकी मतलब कि इसकी विस्तार से मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। निबंध के कई अंग होते हैं, जैसे कि शीर्षक, प्रस्तावना, विस्तार, उपसंहार, 4 अंग होते हैं निबंध के। खास करके निबंध की विशेषताएं कई होती हैं। ठीक है, मतलब विचारों में बिखराव नहीं होने चाहिए, निबंधों में विचारों बंधे हुए होने चाहिए, ओके, गुम्फित होने चाहिए। इसके अलावा निबंध का विषय स्पष्ट होना चाहिए, ओके, और भाव विचार ये सब श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। शब्दावली विषय के अनुसार होनी चाहिए, भाव के अनुकूल होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। ठीक है, निबंध में अस्पष्टता, सरलता, सजीवता, पुनरावृत्ति, इन सभी का बहिष्कार भी होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो कुल मिलाकर के निबंध के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि निबंध के 5 प्रकार बताया है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ता ने। 5 प्रकार कौन कौन से? पहला निबंध का प्रकार है विचारात्मक निबंध, जिसमें विचार प्रधान होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, जिसमें वर्णन प्रधान होता है। भावात्मक निबंध में क्या होता है? भावनाएं प्रधान होती हैं, भाव पक्ष की प्रधानता होती है। विवरणात्मक निबंध में क्या होता है? विवरण होता है उसमें हर एक मुद्दे का, ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक घटनाओं, ये सभी पर लिखे गए निबंध खास करके वो विवरणात्मक निबंध में आते हैं। आत्मपर्क निबंध जो होता है, इसमें इसको ललित निबंध भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के निबंध होते हैं। हिंदी निबंधों की अगर बात की जाए तो हिंदी निबंधों का जो है सूत्रपात भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग चलते शुक्ल युग में पहुंचता है, उसके बाद में शुक्लोत्तर युग, इस प्रकार से निबंधों का। और द्विवेदी युग में आकर के निबंधों का एक प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से सृजन होता है। कई सारे निबंध आप देखेंगे, जैसे कि बाल विवाह, राजा और प्रजा, ये सब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित उपन्यास का मतलब उपन्यास मतलब कि निबंध हैं। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक व्यक्ति को क्या कहा है? एडिशन कहा है। ठीक है, किसको कहा है भाई? आप देखिएगा जो है किसको कहा? भारतेंदु मतलब प्रताप नारायण मिश्रा को क्या कहा है? प्रताप नारायण मिश्रा जो थे वो भारतेंदु युग के पद चिन्हों पर चलने वाले बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। आप मान के कर चलिएगा। व्यक्ति प्रधान और भाव प्रधान निबंध लिखे, जैसे धोखा, खुशामद, बात, दांत, भव, मोच, परीक्षा, समझदारी, ये सब उपन्यास किसने मतलब कि निबंध किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। बद्री और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको एडिशन कहा है। बद्रीनारायण चौधरी चरण घन प्रेम प्रेम मतलब कि प्रेम घन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम मतलब चौधरी प्रेम घन, ये ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने कांग्रेस की दुर्दशा, हिंदी भाषा का विकास, समय, ये सब निबंधों की रचना करी। शुक्ल युग तो शुक्ल जी के नाम पर है ही, आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के पहलुओं पर ऐसे चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमेशा। तो इसका पूरा निबंध का चैप्टर मैंने पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी। तो आप जब कोर्स लेंगे तो उसमें सभी हर एक चैप्टर का आपको ऐसे हर चीज़ PDF और हर चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से जो है ग्रुप में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161 93 60 62 पर आप व्हाट्सअप करिएगा और उसके बाद में हिंदी साहित्य का आपको कोर्स दे दिया जाएगा। ओके, मात्र 100 रुपये आपको चार्ज देने पड़ेंगे। कोड मैं सेंड करूँगा, उस पर आपको 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। UPI गूगल पे के माध्यम से बार कोड होगा स्कैनर, तो उसमें आप स्कैन कर दीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, मैं आपको ग्रुप सेट कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आलोचना क्या होती भाई? आलोचना किसे कहते हैं? आलोचना समझ रहे हैं ना? आलोचना, समालोचना, आलोचना, आलोचना की भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। आलोचना किसे कहते हैं पूरा विस्तार से हमने समझा दिया है। आलोचना समझ रहे हैं? आलोचना बताओ किसे कहते हैं? बताइए। आलोचना की बात की जाए
तो आलोचना देखिए, सबसे पहली बात है कि हिंदी साहित्य में आलोचना हो गया, समालोचना हो गया, समीक्षा हो गया, ये सब शब्द जो होते हैं समान अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। समीक्षा की अगर बात की तो समीक्षा शब्द जो है क्रिटिसिज्म शब्द से बना है, और क्रिटिसिज्म अंग्रेजी में खासकर हिंदी में आलोचना के लिए भी आता है, समालोचना के लिए भी आता है, दर्शन के लिए, अवलोकन के लिए, सभी के लिए क्रिटिसिज्म शब्द ही आता है अंग्रेजी में, मीमांसा, विवेचन, इन सभी के लिए। ठीक है। आलोचना एवं समीक्षा शब्द की बात की तो एक दूसरे के पर्याय रूप में सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। खास करके संस्कृत में समीक्षा शब्द का प्रयोग भी मिलता है। ठीक, तो कुल मिलाकर के समीक्षा की अगर बात की जाए या फिर जो है समालोचना की या आलोचना की बात की जाए तो आलोचना जो होता है एक प्रकार से जो है इसका मतलब होता है सम्यक निरीक्षण करना। आलोचना का मतलब क्या होता है, उसकी अच्छाइयों पर बुराइयों पर विस्तार से, मतलब एकदम से हूबहू, मतलब कि उसकी चीज़ों के बारे में बताना, क्या कमियाँ रहेगी उसको भी बताना, जो अच्छाइयाँ उसको भी बताना। तो हिंदी आलोचना की बात की जाए तो खास करके हिंदी आलोचना का सूत्रपात संस्कृत साहित्य से ही माना जाता है। और कांच पक्षी के जोड़े पर जब बहेलिया बाण चलाता है तो उस जोड़े में से एक पंछी की मृत्यु हो जाती है, और इसी वारदात को देखते हैं रत्नाकर नाम के एक व्यक्ति जो उस समय डाकू रहते हैं। बाद में वाल्मीकि नाम से फेमस है, वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में लिखा, और वही वाल्मीकि अकस्मात उनके नाम से, उनके मुख से निकल जाता है, एक श्लोक निकलता है। उस श्लोक के बारे में मैंने बताया भी था आपको कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं ममः शाश्वती सामः यत् कवच मिथुनवाधिका मोहितम, ये श्लोक निकला था। इस श्लोक के माध्यम से ये हुआ एक प्रकार से उसके बारे में, मतलब उसकी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो कुल मिलाकर के जब भी आप किसी चीज़ के बारे में, जब भी आप क्या करते हैं, जब भी यार आप भावात्मक एवं प्रभावात्मक रूप से रुचि के आधार पर भी कुछ कवियों को उच्च और उनके आगे अन्य कवियों को हीन या फीका दिखाते हैं, तो भी एक प्रकार से क्या होता है कि वो भी एक प्रकार से आलोचनात्मक करती है। जैसे कि क्या बोलते हैं कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उड्डुगन केशो दास, अब के कवि खद्योत समझा तहाँ करत प्रकाश, ये भी क्या है, एक आलोचनात्मक जो है पॉइंट ही है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ससैया के दो हरे जो नावक के तीर देखर माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी आलोचना वह गद्य विधा होती है जिसमें क्या, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के या फिर किसी रचना के क्या होता है, किसी रचना के दोनों पक्षों पर समन्वयात्मक रूप से चर्चा की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के दोहों एवं सूक्तियों के अतिरिक्त समीक्षा की दूसरी पद्धति टीका, जिसका हिंदी समीक्षा में विशेष विकास भी हुआ है, उसमें भी यानी कि टीकाओं में भी आलोचनाएं लिखी गई हैं। यानी कि कोई दूसरे ग्रंथ में लिखा गया उसकी टीका लिखी तो उसमें उनकी आलोचना थोड़ी सी कर दी। तो इस प्रकार से, और शुक्ला जी हिंदी की सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतलब कि भारतेंदु युग में आलोचना का विकास होता है, द्विवेदी युग में चलते चलते थोड़ा बहुत भाषा का परिमार्जन होता है उसमें, और शुक्ल युग तक आते आते आलोचना का एक प्रकार से कहीं ना कहीं प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाती है। शुक्लोत्तर युग में भी आलोचना के कई आयाम, कई तरीके से आलोचनाएं की जाती हैं। ठीक है, जैसे स्वच्छंदतावादी आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, प्रयोगवादी आलोचना, नई समीक्षा, ये तमाम प्रकार की आलोचनाएं की जाने लगी। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि हिंदी समीक्षा की बात की जाए तो खास करके जैसे कि जो समाज में व्याप्त विसंगति है, जो तनाव है, जो असहायता, एकाकीपन है, अजनबीपन जो है, इन सभी के संकट को झेलते हुए जो मनुष्य है वो मुक्ति का मार्ग खोजता है। और इसी हिसाब से तमाम सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से आलोचनाएं लिखी हैं। आप अगर सही तरीके से लिखेंगे तो आपका एक प्रकार से वाहवाही होगी, अगर आपने अच्छे तरीके से कोई रचना नहीं लिखी तो उसकी बुराई भी होगी। यानी कि आप देखेंगे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ला, और अभी कल मतलब परसों जिनकी पुण्यतिथि थी 15 अक्टूबर को, उनकी जो है देहावसान हुआ था जो है महाप्राण निराला जी का। ठीक है, निराला जी में और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आचार्य रामचंद्र शुक्ला दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे बनती नहीं थी उतनी ज़्यादा। दोनों एक दूसरे पर जो है शब्दावलियों की वार किया करते थे, शब्दावलियों की बाण चलाया करते थे। बेच्चू में भी एक जो है बहुत दिन पहले क्या हुआ था कि जब जो है एक प्रकार से पता चला कि निराला आ रहे हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने अध्यक्षता नहीं की, उस मतलब उसकी अध्यक्षता करनी थी। फिर क्या हुआ, तमाम प्रकार की उन्होंने, चूँकि रामचंद्र शुक्ला जी उतना मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब 8वीं पास थे, तो उन पर तंज कसा आता था, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। तो चर्चा करते रहेंगे हम, और आगे चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं और भी चीज़ों के बारे में। तो हिंदी निबंध और आलोचना के बारे में आपको क्लियर होगी बातें। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं संस्मरण एवं रेखाचित्र के बारे में। संस्मरण की बात की है, संस्मरण किसे कहते हैं और रेखाचित्र किसे कहते हैं। संस्मरण समझ सभी लोग जानते हो कि संस्मरण, संस्मरण मतलब क्या होता है भाई बताओ सभी लोग।
जिसको भी पता है एक बार कमेंट सेक्शन में संस्मरण की परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे। संस्मरण और रेखा चित्र किसे कहते हैं, संस्मरण की परिभाषा लिखिए सभी लोग। संस्मरण क्या होता है सुनिए। संस्मरण की बात मैं करूँ तब तक आप संस्मरण की परिभाषा लिखो, तब तक मैं रेखा चित्र को आपको समझा दूँ। ओके, रेखा चित्र को बता दूँ कि संस्मरण को बता दूँ। चलिए अभी आपको क्या पता होगा, शायद आप ना पता कर पाएँ, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। संस्मरण की बात की, संस्मरण का एक प्रकार से जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण का मतलब क्या होता है कि जब लेखक सहज आत्मीयता एवं गंभीरता से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में बीती किसी घटना या किसी दृश्य का स्मरण करता है और उसको उस घटना में कुछ कुछ बातें जो ध्यान में आती हैं, स्मरण हो आती हैं, उसी को संस्मरण या स्मरण कहा जाता है। ठीक है, तो जो घटनाएं हमको स्मरण रह जाती हैं अच्छी अच्छी, उसी को हम संस्मरण या स्मरण के नाम से जानते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो संस्मरण वो होता है। डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कहते हैं संस्मरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कि संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस यम प्लस ल्यूट से हुई है, जिसका मतलब होता सम्यक स्मरण। ओके, यानी कि पूर्ण रूप से या पूर्ण रूपेण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है ये होता है जब किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी दृश्य, किसी वस्तु का जब हम क्या करते हैं बड़ी गंभीरता के साथ उसको समय का स्मरण के बारे में चीज़ें होती हैं, यानी कि उसको विधिवत तरीके से जब हम देखते हैं सुनते हैं तो वही आपका स्मरण होता, मतलब कि जब हमको जो चीज़ें स्मरण होती, किसी घटना को हमने देखा, किसी चित्र को देखा, किसी चीज़ों को हमने बहुत पहले हमारे जीवन में बीत चुकी हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठे तो क्या हो, एक प्रकार से वो हमारे एक प्रकार से समझ में आ जाए चीज़ें, तो वो होता है सम्यक स्मरण। ठीक, ये बात क्लियर हो गई आपकी। सम्यक स्मरण का मतलब क्या होता है, समझ गए ना सारी चीज़ों के बारे में। तो कुल मिलाकर के सम्यक स्मरण की परिभाषा को देते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि संस्मरण जो होता है किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन होता है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, मतलब स्मर्यमाण में जो याद रह जाने वाली चीज़ें हैं वो, ठीक, वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट को जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, याद रह जाते हैं, उन्हें वो शब्दांकित करता है, उनको लिखता है। संस्मरण जो होता है उसी को कहते हैं। कुल मिलाकर के आप देखिएगा, आप जो आपके जीवन में घटित घटनाएं हैं जो आपको कुछ याद रहती हैं और उनका आप उसको लेखनीबद्ध करते तो वही संस्मरण होता है। संस्मरण विधा की शुरुआत मुख्य रूप से द्विवेदी युग में होती है। ओके, हिंदी का पहला संस्मरण की बात की तो पदम सिंह शर्मा का लिखा हुआ पद्म पराग जो है हिंदी का पहला संस्मरण है। 1929 ईस्वी में लगभग एक प्रकार से माना जाता है मौलिक जो है संस्मरण की शुरुआत की। ठीक, संस्मरण में आप देखिएगा श्री राम शर्मा आचार्य का नाम आता है। उनके संस्मरण में जैसे कि शिकार, प्राणों का सौदा, ये सब हैं। महादेवी वर्मा जी का पथ के साथी, राम वृक्ष बेनीपुरी का जंजीरें और दीवारें, राहुल सांकृत्यायन का बचपन की जो है स्थितियाँ, किनका मैं कृतज्ञ, ये सब। ठीक है, इसके अलावा फणीसुंदरनाथ रेणु का बंद तुलसी की गंध या समय की शिला पर, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय। ठीक है, और ममता कालिया का कल परसों के वर्षों, ये सब। विद्यानिवास मिश्रे का चिड़िया रैन बसेरा, काशीनाथ सिंह का याद हो कि ना याद हो, आज्ञे का स्मृति लेखा, कमलेश्वर का मेरे हृदय मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से अनीता राकेश का चंद संतरे, और तो ये सब क्या हैं, ये सब जो है हिंदी के प्रमुख संस्मरण हैं। तो संस्मरण वाले समझ गए, यानी कि जो चीज़ें जब हम लिखने बैठते हैं जो हमको याद रह जाती हैं, हमारे जीवन में घटित घटनाएं, दृश्य, उसी को जब हम लेखनीबद्ध करते हैं तो वो संस्मरण होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र के अगर बारे में बताऊं तो रेखा चित्र जो होता है आपका, रेखा चित्र जो होता है भाई, रेखा चित्र जो होता है अपना, उसमें रेखा चित्र खास करके अंग्रेजी की स्केच शब्द से बना है। रेखा चित्र मतलब कि क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से कम रेखाओं के माध्यम, जिसमें शब्द कम रेखाएं ज़्यादा बोलती हैं, वो रेखा चित्र होता है। ठीक, यानी अंग्रेजी में इसको स्केच कहते हैं और इसी को हिंदी में शब्द चित्र के नाम से भी जाना जाता है। जब क्या किया जाता है, किसी घटना, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी दृश्य का क्या होता है या किसी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं कि पाठक की आंखों के सामने उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस दृश्य यानी जो भी कुछ, जो उस स्थान का चित्र उसके सामने आ जाए और उसका व्यक्तित्व उभर करके हमारे समक्ष आ जाए, उस विधा को हम रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं कि रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान होता है जिसमें कलाकार
का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उड़ेल कर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। यानी कि ऐसा लगता है रेखा चित्र को पढ़ने के बाद में कि वो घटनाएं, वो दृश्य हमारे समक्ष, हमारी जो है नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। रेखा चित्र का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक से अधिक घटनाओं को कम से कम समय में, कम से कम शब्दों में बयां कर देना रेखा चित्र की विशेषता होती है। रेखा चित्र में व्यक्तिगत अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है और वर्ण विषय काल्पनिक ना होकर के वास्तविक होता है। उसकी आकृति, उसका स्वभाव, चाल ढाल, आंतरिक तथा बाह्य जो विशेषताएं होती हैं उसको कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया जाता है रेखा चित्र में। तो हिंदी साहित्य में रेखा चित्र का जो उद्भव हुआ है 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक यानी लगभग 1929 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा का रेखा चित्र है और संस्मरणों का संग्रह पद्म पराग उसी में प्रकाशित होता है। तो कुल मिलाकर के इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पद्म सिंह शर्मा जो है रेखा चित्र के जनक कहे जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों ने नहीं माना है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य यानी श्री राम शर्मा आचार्य रेखा चित्र आप देखिएगा उनकी बोलती प्रतिभा को हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कुछ विद्वानों ने माना है। इसके अतिरिक्त प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, निबंध संग्रह भी इन्हीं के। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा हिंदी के बहुत सारे रेखा चित्रकारों में नाम आता बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेश सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यानी जो व्यक्ति अधिकतर आप देखिएगा संस्मरण लिखेंगे वो आपके रेखा चित्र भी लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गई। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, भूले बिसरे मतलब कि भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई, सोना, दीप जले, शंख बजे, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखा चित्र हैं। महादेव वर्मा भी रेखा चित्रकारों में सर्वोत्तम स्थान रखती हैं। ठीक है, इनके रेखा चित्रों में जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है, ये सब इनके रेखा चित्र हैं। तो ये रेखा चित्र के बारे में आपको मैंने चीज़ें बता दी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला आपका प्रश्न आ चुका है कि हिंदी के किन्हीं 2 डायरी लेखकों और उनकी डायरियों के नाम लिखिए। ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे। तो हो सकता है ऐसे आत्मकथा को लेकर के, ऐसे रेखा चित्र को लेकर के, ऐसे संस्मरण को लेकर के, ऐसे निबंध को लेकर के, ऐसे आलोचना लेखकों के नाम, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, नाटक, कहानी, उपन्यास, इस सभी से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप लगभग 4 नाटकों के नाम 5-5 कर लीजिएगा। 5 नाटकों के नाम और नाटककारों के नाम, 5 नाटक और उनका रचना मतलब कि उसकी रचना किसने करी है, 5 कहानी, 5 ले मतलब सभी की 5-5 यानी जितनी भी गद्य विधाएं हैं उन सभी के 5-5 जो है रचनाओं के नाम हर युग से जो संबंधित हों, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, यानी कि या फिर जो भी कुछ याद कर पाए वो याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपकी मदद देगी। ओके, एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो हिंदी के डायरी में आपसे पूछा गया डायरी क्या होती है। डायरी जो होती है मूलतः अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के डायस शब्द से जो है ये डायरी शब्द बनी है। और हिंदी में डायरी को दैनंदिनी भी कहा जाता है, दैनिकी भी कहा जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन की जो दिनचर्या होती है, यानी पूरे के पूरे दिन में जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं को, जैसे कि वह क्या करता है कोई व्यक्ति, या क्या सोचता है, क्या विचारता है, किन किन लोगों से मिलता है, उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उसकी बुराइयाँ क्या हैं, क्या अच्छी घटना घटी दिन भर में, क्या बुरी घटना घटी, क्या अनुभव उस घटना से उसको मिला, ये सब क्या करता है, पूरी बातों का एक विवरण एक श्रृंखलाबद्ध रूप से वो अपनी जो है लेखनी के माध्यम से उसको लिखता है अपनी डायरी में। तो उसी रचना को, उसी गतिविधि को हम दैनिकी या डायरी कहते हैं। डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी कहते हैं डायरी की परिभाषा को देते हुए कि डायरी सीमित अर्थ में कॉपी, नोटबुक या पुस्तिका है जिसमें हर रोज की दैनिक घटनाओं या दिन भर किए गए जो कार्य होते हैं उनका लेखा जोखा रखा जाता है। प्रचलित अर्थ में डायरी जो होता है दैनिक कार्य, जो व्यापार होते हैं उन व्यापारों का, घटनाओं का, इन सभी का ब्यौरा होता है। समय और स्थान निर्देश करते हुए काल्पनिक अथवा वास्तविक घटनाओं के प्रति साहित्यकार के हृदय की मार्मिक प्रतिक्रिया को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से व्यक्त करने वाली विशिष्ट गतिविधि को डायरी की संज्ञा से हम लोग जानते हैं खास करके। तो डायरी जो होती खास करके मनुष्य के समस्त जो भाव होते हैं उसका, जो मानसिक उद्योग होते हैं उनका, जो अनुभूतियाँ होती हैं मनुष्य की, वो जो मनुष्य के विचार होते हैं वो, उन सभी को अभिव्यक्त करने का एक उत्कृष्ट माध्यम है। और समीक्षकों ने डायरी को साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया है। इसमें व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से सामायिक समाज की जो राजनीतिक चीज़ें होती हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो आर्थिक घटनाएं हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, तमाम प्रकार की परिस्थितियों का सूक्ष्म और जीवन तरीके से उसका विवरण अपनी एक प्रकार से डायरी में लिखता है। तो डायरी लेखक की अपनी निजी दस्तावेज होती है और इसीलिए व्यक्ति की डायरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि सबको वह साझा नहीं करता है, कुछ चीज़ें होती जो सबको लिए साझा करता है। तो डायरी कुल मिला करके
अपने मूल से ही प्रकाश में ही प्रकाशित ना होकर के संपादित रूप में भी प्रकाशित होती है। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो डायरी खुद लिखते हैं लेकिन उसका प्रकाशन नहीं करवाते, खुद के लिए लिखते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि डायरी लिख करके वो प्रकाशित भी करवाते हैं, बड़े बड़े लोग। तो कुल मिलाकर के डायरी कई प्रकार की होती है। डायरी मुख्य रूप से 4 प्रकार की मानी गई। पहली डायरी होती है व्यक्तिगत डायरी, यानी पर्सनल डायरी, अपना खुद के बारे में जब लेखक लिखता है तो उसको व्यक्तिगत डायरी कहते हैं। दूसरी डायरी होती है साहित्यिक डायरी, जब कोई लेखक जो होता है अपने जीवन की चीज़ों के बारे में लिखता है और दे लिखी और उसको प्रकाशित करवाता, साहित्यिक डायरी। वास्तविक डायरी मतलब होता है एक प्रकार से इसी प्रकार की कुछ डायरी, यानी कि पर्सनल भी हो सकती है वास्तविक डायरी और साहित्यिक भी हो सकती है। काल्पनिक डायरी यानी कि जिसमें कल्पना का भी समावेश लेखक करता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा डायरी की कई चीज़ें हैं। भारतीय युग में प्रसिद्ध गद्यकार बाल मुकुंद की डायरी आप देखिएगा, बाल मुकुंद स्मारक ग्रंथ में संपादन हुआ उसका, ठीक। तो वहीं से डायरी प्रारंभ हो जाती है। डायरी कई प्रकार से, धीरेन्द्र वर्मा की डायरी, मेरी कॉलेज की डायरी हो गई, हरिवंश राय बच्चन की प्रवासी की डायरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की मेरी डायरी, सीताराम किकेरिया की एक कार्यकर्ता की डायरी, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा नरेंद्र देव शास्त्री की तीर्थ मतलब की जेल डायरी आप देखिएगा, राम शर्माचार्य की सेवाग्राम की डायरी। तो ये सब डायरियाँ जो हैं लिखी गई साहित्यिक डायरियों में आती हैं। तो कुल मिलाकर के ये डायरी होती है। डायरी की बात की है तो डायरी में आपसे नाम पूछा गया था कि नहीं 2 डायरियों के लेखकों के नाम, तो आप एक लेखक का नाम बता सकते हो, जैसे कि एक श्री राम शर्मा जी का नाम बता सकते हो, सेवाग्राम की डायरी 1946 में प्रकाशन हुआ। एक आप बता सकते हो डायरी में खास करके जो है, और अगर बात की विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से डायरी विधा का प्रवर्तन का श्रेय सेवाग्राम की डायरी को ही माना है। ये श्री राम शर्मा की लिखी गई प्रथम डायरी मानी जाती है। और एक इलाचंद जोशी ने भी डायरी लिखा है, जैसे कि डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ 1952 इसमें प्रकाशन में आया। धीरेन्द्र वर्मा भी डायरी लेखक है, मेरी कॉलेज डायरी, ध्यान रखिए, हरिवंश राय बच्चन, इन सभी का नाम आप लिख सकते थे यहाँ पर, ओके। अगला पॉइंट आप देखिएगा, हिंदी के प्रमुख 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम, और मतलब 4 रिपोर्टाज के नाम और 4 लेखक के नाम आपको बताना है। रिपोर्टाज किसे कहते हैं भाई? रिपोर्टाज की बात की तो रिपोर्टाज हिंदी में खास करके रिपोर्टाज जिसको कहते हैं उसको सूचनिका और रूपनिका भी कहा जाता है। हिंदी में 2 नाम और जानते हैं इसके। लेखक जब क्या करता है, आमतौर पर सभी लोग रिपोर्टाज शब्द से उच्चारित करते हैं उसको, लेखक लोग क्या करते हैं जो है जिस सूचनिका या रूपनिका को आमतौर पर क्या इस नाम से बुलाते हैं, रिपोर्टाज के नाम से। और रिपोर्टाज क्या होता है, इस विधा की अगर बात की जाए, रिपोर्टाज शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। खास करके अंग्रेजी में रिपोर्टाज को, जो अंग्रेजी के शब्द है रिपोर्ट, उससे बना है रिपोर्टाज, सूचनिका या रूपनिका, यानी कि जब किसी घटना की रिपोर्ट एक प्रकार से प्रस्तुत करना। अभी मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर भागीरथ मिश्रा की परिभाषा को अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर भागीरथ मिश्रा ने रिपोर्टाज में अपने मतलब रिपोर्टाज की परिभाषा को देते हुए कहा कि किसी घटना या दृश्य का अत्यंत विवरण पूर्वक सूक्ष्म तरीके से रोचक वर्णन करना, मतलब इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी क्या होती है, हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, उसे हम प्रभावित हो उठे, यानी उस घटना से, उस चीज़ों से। यानी एक प्रकार से जो आज रिपोर्ट वगैरह लिखी जाती है तो रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज बना है, तो इसको बस साहित्यिक शैली इसको मिल जाती है। तो रिपोर्टाज लेखन में जहां मानवीय घटनाएं प्रमुख होती हैं वहीं लेखक की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। लेखक जब अपने रिपोर्टाज लेखन में क्या करता है, युग दृष्टा की भांति सजग और सतर्क होकर के रचना कर्म का निर्वहन करता है अपने, और वह सत्य घटना को प्रभावी रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मतलब कि बाबू गुलाब राय जो हैं, इसे ही लेखक का उत्साह कहते हैं रिपोर्टाज को, और रिपोर्टाज को एक साहित्यिक विधा मानते हैं वो। और रिपोर्टाज की ही भांति आप देखें, घटना या घटनाओं का वर्णन तो अवश्य होता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह होता है। वस्तुगत तरीके से सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको प्रभावमय बना देता है। यानी कि रिपोर्टाज की अगर मैं खास करके बात करूं तो डॉक्टर सत्यपाल चुग के अनुसार अगर बताएं तो पत्र की, यानी उन्होंने कहा कि पत्र की जिस घटना को सत्य की रक्षा करते हुए कलात्मक रूप से संवेदना की अनुभूति की शक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है, वह रिपोर्टाज नामक साहित्यिक विधा कही जाती है उसी को। कुल मिलाकर के रिपोर्टाज खास करके आप देखिएगा 2 रूप होते हैं रिपोर्टाज के। पहला पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला रूप होता है, दूसरा साहित्यिक रूप में। यानी एक ऐसा रिपोर्टाज होता है जिसको आप तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करके कोई रिपोर्ट, कोई एक प्रकार से किसी घटना का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत करना, यानी कि ऐसी घटना का विवरण प्रस्तुत करना जिससे क्या लगे लेखक को कि बस अब सारी चीज़ें उसको पता हो गई। यानी इस प्रकार के तरीके से उसका अंकन किया जाए ताकि वह प्रत्यक्ष तरीके से दिखाई पड़े। यानी जब भी आप किसी घटना के बारे में बताते हैं पुलिस को तो पूछना एकदम सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म अवलोकन के द्वारा उस घटना को बताना होता है, ठीक। तो जब आप देखते हैं जो वकील होते कितना उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो
रिपोर्टाज ये होते हैं। रिपोर्टाज पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होता है और साहित्यिक विधा के रूप में भी प्रकाशित होता है। तो खास करके आप देखिएगा जैसे कि रिपोर्टाज में आप देखिएगा समसामयिक घटनाओं की आवश्यकता होती है, यानी करंट जो मुद्दे होते हैं उन्हीं को रखा जाता है। ठीक जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो घटनाएं घटित हुई थी, चर्चिल युद्ध संवाददाता बन करके स्वयं भीषण मारकाट और नरसंहार की ताज़ी रिपोर्ट युद्धभूमि से भेज रहे थे। तो इस प्रकार से रिपोर्टाज होता है। रिपोर्टाज को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापक प्रचार प्रसार मिलता है। डॉक्टर हरदयाल शर्मा कहते हैं कि रिपोर्टाज का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, 1946 तक चला था, मतलब कि 45 तक चला था। तो जब साहित्यकारों ने युद्ध की में राष्ट्रीयता और मानवीयता की भावना से भाग लिया, युद्धभूमि के दृश्यों और घटनाओं का रिपोर्ट समाचार पत्रों में दिया कि ऐसे लिखिए, तो रिपोर्टों में पेशेवर पत्रकारों की रिपोर्टों से स्वाभाविक भिन्नता साहित्यकारों में आती है। यानी एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो मीडिया चैनल वाले बनाते हैं, आप लोग देखे होंगे, वो भी एक रिपोर्टाज के ही तरीके से होता है। एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जाते हैं घटना पर, वहाँ पर जैसे कि जिसको कहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं उस जगह पर, वहाँ का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं घटना को, कैसी घटना है, क्या क्या घटनाएं हैं, और फिर उसका निरीक्षण करके वो फिर प्रकाशित करवाते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। तमाम प्रकार के आपको समाचार पत्र आपको दिखाई पड़ते हैं तो उनमें छपती है। और एक रिपोर्टाज जो होता है वो साहित्यिक विधा के रूप में आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा अभी नई नई शुरू हुई है। 1900 मतलब स्वतंत्रता के दौरान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मान सकते हैं, प्रसिद्धि मिली इसको। और खास करके इसको 4 भागों में बांटते हैं। एक तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली रिपोर्टाज, पहला भाग। दूसरा भाग उपन्यासों में प्रकाश मतलब प्रसंग बसाई रिपोर्टाज। तीसरा ललित निबंध आदि में प्रकाशित रिपोर्टाज हो गए। और चौथा गोष्ठियों और सभा अधिवेशनों पर आधारित जो रिपोर्टाज होते हैं। तो रिपोर्टाज को मिलाकर के एक साहित्यिक विधा के रूप में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित एवं उपन्यासों में प्रसंग बस आ जाते हैं वो रिपोर्ट, उसको हम मान सकते हैं, लेकिन उसको खास करके अब नहीं माना जाता है। अब धीरे धीरे रिपोर्टाज का एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे विकास भी होने लगता है। दिसंबर 1938 में रूपा पत्रिका में प्रकाशित शिवदास सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से रिपोर्टाज की शुरुआत मानी जाती है। और रिपोर्टाज शैली में चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखित युवराज की यात्रा जो है 1857 में, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और एक प्रकार से ब्यौरा दिया गया उसमें विस्तार से। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी एक प्रकार से रिपोर्टाज के रूप में उनका भी नाम आता है। तो 4 नाम पूछा गया था। इसके अलावा शिवदास सिंह चौहान का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा नाम आप लिख लीजिएगा कन्हैयालाल मिश्र मतलब मिश्र प्रभाकर का। और इसके अलावा आप नाम लिख लीजिएगा भाई जो है चंडी प्रसाद सिंह जी का नाम लिख लीजिएगा। ये सब रिपोर्टाज लेखक हैं। और भी तमाम सारे रिपोर्टाज लेखक हैं, जैसे कि रांगे राघव हो गए, प्रकाश चंद्रगुप्त हो गए। तो आप लिखिएगा उपेंद्र नाथ अस का नाम, पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ये एक जो है रिपोर्टाज है। इसके अलावा जो है धर्मवीर भारती भी उपन्यास लिखे हैं, इन्होंने भी युद्ध यात्रा नाम का उपन्यास लिखा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक मतलब कि रिपोर्टाज, उपन्यास गलत बोल रहा हूँ मैं, मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो रिपोर्टाज है क्षण बोले कण मुस्काए उपन्यास बड़ा फेमस है, ये भी लिख लीजिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु ने भी रिपोर्टाज लिखा, जैसे कि ऋण जल धन जल आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। नेपाली क्रांति कथा, श्रुति अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, ये सब रिपोर्टाज ही हैं। विवेकी राय ने भी लिखा है जुलूस रुका है। और इसके अलावा राम कुमार वर्मा के भी रिपोर्टाज मतलब कि रिपोर्टाज लिखा, पेरिस के नोट्स। निर्मल वर्मा का भी रिपोर्टाज है, प्राग एक स्वप्न। और इसके अलावा कमलेश्वर ने भी लिखा है क्रांति करते हुए आज़ादी को देखना, ये भी रिपोर्टाज है। प्रकाश चंद्रगुप्त का स्वराज स्वप्न, ठीक है, स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, ये सब प्रकाश चंद्रगुप्त के क्या हैं जो है रिपोर्टाज। रांगे राघव का तूफानों के बीच। मेरे मुँह से अगर उपन्यास निकल गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, रिपोर्टाज की मैं बात कर रहा था। तो ये सब रिपोर्टाज आप लोग लिख लीजिएगा। आपसे ऐसे पूछेगा कि किन्हीं 4 रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए, या किन्हीं कोई 4 रिपोर्टाज लिखिए, ठीक है। ऐसे अगला पॉइंट आपके समक्ष आ चुका है, जूठन आत्मकथा का केंद्रीय भाव क्या है। जूठन जो आत्मकथा है ये किसका जो है आत्मकथा है भाई, किसकी आत्मकथा है जूठन। जूठन जो आत्मकथा है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का ये एक आत्मकथा है जूठन नाम का। ओके, जूठन आत्मकथा किसकी भाई, जूठन आत्मकथा किसकी है, वाल्मीकि की है। किसकी, कौन से वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि खास करके दलित चेतना से जुड़े हुए हैं, दलित विमर्श के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके,
इन्होंने जूठन जो आत्मकथा है, इसमें हिंदी भाषा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कठिनाइयाँ रही हैं उसके बारे में है बताया गया। उनके जीवन का जो संघर्ष है उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इसके साथ ही साथ आप देखिएगा भारतीय जाति प्रथा के बारे में इन्होंने बताया है। सवर्ण मानसिकता जो थी उस समय की उसके बारे में भी चित्रण किया है। और आरक्षण जैसे सवालों को भी खास करके जूठन आत्मकथा में उठाया जाता है। तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को यहाँ पर निर्धारित किया गया, यानी कि ये सब केंद्रीय भाव रहा। कौन केंद्रीय भाव क्या क्या है? सवर्ण मानसिकता, भारतीय जाति प्रथा और आरक्षण जैसे सवाल, और जो वाल्मीकि यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन की कठिनाइयाँ और समस्याएं हैं, ये सब जूठन आत्मकथा का केंद्रीय भाव है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी सामाजिक विषमता का चित्रण जो है जूठन उपन्यास मतलब कि जूठन आत्मकथा में प्रस्तुत किया गया है। ये बात क्लियर हो गई आपकी। जूठन जो आत्मकथा है आपने इसके बारे में तो जो है मैं पढ़ाऊंगा, विस्तार से चर्चा कर लूँगा। तो आपको कोर्स लेना जिन छात्रों को, तो वो हमारे नंबर पर 9161936062 पर उस पर जो है SMS कर सकते हैं। और इस पर SMS कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपये में आपको पूरी की पूरी हिंदी साहित्य को आपको PDF नोट्स के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के उसमें नोट्स आपको जो है ग्रुप्स में मिलते रहेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है आपके जो है प्रश्न है कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल व्यंग का नाम लिखिए। आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो व्यंग है उसका नाम लिखिए। तो आपके पाठ्यक्रम में कौन सा व्यंग शामिल है भाई? आपके पाठ्यक्रम में शामिल है भोला राम का जीव नाम का व्यंग है। भोला राम का जीव जो व्यंग है वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। वैसे भोला राम का जीव जो है एक आत्मकथा है, भोला राम का जीव, और बड़ा धाकड़ है एक प्रकार से भोला राम का जीव। खास करके भोला राम के जीव की अगर बात की जाए तो भोला राम जी का जो मतलब कि कहानी के बारे में अगर बताऊंगा, चर्चा करें किसी दिन। वैसे सुन लीजिए, भोला राम एक व्यक्ति होता है जो कि काम करता है, ठीक है। और क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पेंशन जो होती है, सरकारी नौकरी करता है और उसकी जो पेंशन होती है वो रुक जाती है। और ख़ास करके इस मतलब कि इसमें जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो दफ्तरी कामकाज होते हैं, उस पर करारा व्यंग किया गया है भोला राम के जीव में। और इसमें क्या हुआ कि भोला राम जो है एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसका जीव जो है अभी तक यमराज के पास पहुंचा नहीं है। यमराज अपने दूतों को कहते हैं कि जाओ भाई ढूंढ करके लाओ। यमराज के दूत भी 2-3 दिन बाद पहुंचते हैं तो वो नहीं मिलता है, यानी कि उसका जीव जो है मिलता ही नहीं पूरी पृथ्वी पर। यमराज के दूत लौट जाते हैं। तो वहाँ पर यमराज बड़े चिंतित होते हैं कि क्या होगा, मतलब कि उसकी डेट भी पूरी हो गई थी, वो आया नहीं अभी तक। तब तक क्या होता है कि नारद जी तुरंत पहुँच जाते हैं। हर मामले में नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत है? तो नारद जी को उन्होंने बताया सारी बातें। नारद जी ने कहा रुको, मैं जाता हूँ मृतलोक में, चूंकि मृतलोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना समुत्पन्ना पच्चत्ते पाप कर्म भी, ठीक, तेनो ज्ञान दुख नाशो भवेत इस चिन्नम मनसा विष्णुलोकम गतसता तत्नारायण देवम शंख चक्र। एक प्रकार से आपने पढ़ा होगा ये सत्यनारायण जी की कथा में। यानी कि मेरे कहने का मतलब नारद जी जो थे वो मृतलोक के सभी जन के कलेशों को जानने वाले व्यक्ति, क्योंकि वो मृतलोक में भटकने वाले प्राणी, मतलब कि एक प्रकार से ऋषि मुनि हैं। नारद भगवान वो हर एक लोक में जाने की उनको मतलब कि वीजा पासपोर्ट मिला रहता है, चाहे जहाँ जा सकते चाहे जहाँ आ सकते नारद भगवान। तो नारद ऋषि आते हैं, वो ढूंढते हैं बहुत ज़्यादा। पहले तो जाते हैं मतलब कि दफ्तर में जाते, बहुत पहले भ्रमण करते, कहीं नहीं मिलते तो दफ्तर में जाते हैं जहाँ पर वो काम करते थे, वहीं पर गए। तो वो फाइल बहुत दिन से वो जमा कर रहा था कि मतलब पेंशन के लिए, पेंशन रुकी हुई थी, पेंशन मिली नहीं थी, ठीक है, मृत्यु हो गई थी उसकी। तो उसका जीव जो था उसी फाइल में दबा हुआ था। ये जब चिल्लाने लगे भोला राम भोला राम, भोला राम का जीव, नारद जी ने मतलब कि बोला वहाँ पर जा करके। तो भोला राम का जीव वहीं से बोला अंदर से, फाइल से, कि क्या है, मैं तो यहाँ हूँ, कहीं कहाँ हूँ, कहीं मैं यहाँ हूँ, फाइल के नीचे, फाइल खोलो जरा। फाइल खोला नारद मुनि ने, निकले भोला राम, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिएगा। और जब वो नारद भगवान जाते हैं पृथ्वी पर विचरण करने के लिए वहाँ पर, तो वो तमाम प्रकार के जो है जो घूसखोरी चलती है, खास करके उस घूसखोरी पर भी व्यंग किया गया है। भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है हर एक सरकारी दफ्तरों में, उसके बारे में व्यंग किया गया है। मतलब एक प्रकार से व्यंगात्मक चीज़ों के, मतलब व्यंग कहानी है। पूरी कहानी पढ़िएगा, मैं जब पढ़ाऊँगा विस्तार से हर एक चीज़ को समझा दूंगा। तो भोला राम का जीव जो है एक व्यंग कहानी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, एक व्यंग रचना है। अगला जो है आपका जो रचना, मतलब कि अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल किन्हीं 5 कहानियों के नाम लिखिए, या 5 कहानीकारों के नाम लिखिए।
या 5 कहानियों के नाम या 5 कहानीकारों के नाम आपसे पूछ सकता है। तो आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं, जैसे कि पंच परमेश्वर कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, पाजेब कहानी संकलित है जयनेंद्र कुमार ने लिखा है, गैंग्रीन कहानी है अज्ञे ने लिखा है, पर्दा कहानी यशपाल ने लिखा है, तीसरी कसम कहानी फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है, पिता कहानी है ज्ञान रंजन ने लिखा। तो इस प्रकार से जो है 6 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, पंच परमेश्वर, पाजेब, गैंग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम और पिता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार अपनी जो सिलेबस को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। मैंने सारी चीज़ें बता दी। आपसे पूछ सकता है कि किन्हीं 3 निबंधों के नाम बताइए। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय और तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा, ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में 5 निबंध 6 कहानियाँ ये सब संकलित हैं। 2 एकांकी, ठीक है, 1 नाटक, 1 उपन्यास, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। ठीक, बाकी 1 रेखा चित्र, 1 संस्मरण, 1 जीवनी, 1 रिपोर्टाज, 1 व्यंग, 1 यात्रा वृत्तांत, 1 डायरी, 1 इंटरव्यू और 1 आत्मकथा, ये सब आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पर क्या होता है कि अब आपके पाठ्यक्रम में क्या होगा कि थोड़ा सा व्याख्या करने को लेकर के भी प्रश्न आएगा। तो व्याख्या चूंकि हमने यहाँ पर रखी नहीं है, अब मैं व्याख्या के लिए जल्दी में जब पढ़ाऊंगा उसमें तो व्याख्या भी बताऊंगा। उस सभी के सारांश जब बता दूंगा तो व्याख्या अपने आप कर पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक, और आप उसको एक बार गूगल पर सर्च करके आप हर एक कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे हो सकता है मैं कहानियों को विस्तार से पढ़वा भी दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, और सारांश को भी बता दूंगा। तो कम से कम समय में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप अगर कोर्स लेना चाहते हो तो आप एक बार जरूर संपर्क 9161 पर कर सकते हैं। विस्तार से उसमें हर चीज़ और सारे PDF नोट्स आपको मिलेंगे। आप लोग भटक रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो विधिवत तरीके से आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर हमारे ग्रुप से जुड़ करके, व्हाट्सएप ग्रुप से। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है आप व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं 9161 93 60 62 पर। वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के PDF को मतलब कि जो भी PDF होगा वो उस ग्रुप में सेंड किया जाएगा। आप अगर हिंदी का कोर्स लेंगे तो इसका बेनिफिट होगा कि आप सभी सब्जेक्ट के जो है PDF को पा सकेंगे। ओके, देखिए अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने नहीं रखा उसको, केवल मैंने प्रश्नों को यहाँ पर रखा। खंडवा से 200 शब्दों वाले जो प्रश्न होंगे यानी लघुत्तरीय प्रश्न, आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 5 करने होंगे। वैसे यहाँ पर 4 ही प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्न आपको व्याख्या करने को लेकर के आएंगे। ठीक है, और व्याख्या भी आपको 200 शब्दों में, उसमें आपको व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने व्याख्या तो रखा नहीं है क्योंकि समय मेरे पास कम था। इस समय मैं जल्द ही इस व्याख्या को लेकर के कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए करूँगा, परेशान नहीं होना आपको। ओके, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पंच परमेश्वर कहानी किसकी है भाई? पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। तो पंच परमेश्वर कहानी के बारे में यहाँ पर बताना है। अलगू चौधरी, जुम्मन मियाँ, ये सब हैं। बड़ी अच्छी कहानी, आप लोगों ने बड़ी जो है पहले शुरुआत में ही पढ़ा होगा, बहुत पहले ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हो, 6-7 में शायद संकलित थी। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ठीक, मैं पढ़ा दूंगा, परेशान नहीं होना उसके लिए। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी में व्याप्त नारी चेतना पर प्रकाश डालिए। ये भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है परीक्षा में। ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और एक आपके पाठ्यक्रम में जो है मतलब कि नाटक, एक ही नाटक है, दोनों जो है एकांकियाँ हैं, दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। अगला है देखिएगा अशोक के फूल, ये एक निबंध है, किसका है? तो इसका निबंध सार जो है यानी निबंध का सार आपको बताना, यानी सारांश किसने? अपने शब्दों में आपको लिखना है। यानी अशोक के फूल को निबंध को पढ़ने के बाद में आपने उससे क्या समझा, उसका सार तत्व क्या है, क्या बताया गया है जो है इसमें निबंधों में। ठीक है, किसमें? अशोक के फूल में, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि ऋण जल धन जल में किस क्षेत्र की किन किन समस्याओं को रेखांकित किया गया है? तो ऋण जल और धन जल की अगर बात की जाए तो यह क्या है भाई? ये एक रिपोर्टाज है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है इसको, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, परेशान नहीं होना आपको। इस प्रश्न का उत्तर उस समय मैं दे दूंगा। अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया आ सकता है कि डायरी लेखन की विशेषताएं बताते हुए इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए। डायरी लेखन की जो विशेषताएं हैं, डायरी लिखते समय किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। और आपके पाठ्यक्रम में खास करके एक लेखक की डायरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी है, ये उन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट है दीपदान एकांकी का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। दीपदान किसका है भाई? दीपदान एक एकांकी किसने लिखा है? दीपदान एकांकी को लिखा है भाई किसने? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और लक्ष्मी का स्वागत आपकी दूसरी एकांकी है, उसको लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क ने। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
7वां प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पाठ का सारांश लिखिए। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये एक उपन्यास मतलब कि निबंध है और इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बड़ा धाकड़ उपन्यास है, सॉरी निबंध है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारे उपन्यासों के बारे में, सारी कहानियों के बारे में, उसके सारांश, उसकी समीक्षा, सभी पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है गिल्लू एक उत्कृष्ट रेखाचित्र है, इस कथन का की पुष्टि कीजिए। गिल्लू जो क्या है, गिल्लू एक क्या है भाई, गिल्लू एक रेखाचित्र है। किसने लिखा है गिल्लू रेखाचित्र, महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। इसके बारे में भी हमको चर्चा करें तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लगभग मैंने बहुत मेहनत करके इन सभी प्रश्नों को चूज किया है जो कि 2023 की परीक्षा में आने वाले हैं, यानी कि आपकी जो परीक्षा होने वाली थर्ड सेमेस्टर की, कुछ विश्वविद्यालयों की दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगी लास्ट से, कुछ विश्वविद्यालयों की आप देखिएगा जनवरी में होगी, कुछ की फरवरी में होगी। तो यानी कि 2023 की परीक्षा की दृष्टि से, 24 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जो है, जो वीडियो में बना रहा हूँ ये, इसमें जो प्रश्न है। और अगला जो आपका खंड होता है खंड गा, खंड बा में जो गा में प्रश्न होता है वो 5 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है और इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। खास करके 4 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से 2 प्रश्नों को करना होता है खंड गा से, ध्यान रखिएगा, ओके। और खंड बा में आप देखेंगे जो मैंने बताया उसमें से 8 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से केवल जो है 5 प्रश्न करने होते हैं, 3 प्रश्न आप उनमें से छोड़ सकते हो, ओके। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला प्रश्न मतलब कि प्रश्न है दीर्घोत्तरी का। कैसे प्रश्न बनेगा, दीर्घोत्तरी का प्रश्न बनेगा कि उपन्यास कला तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, झांसी की रानी उपन्यास से एक प्रश्न आपका लगभग 10 नंबर का तय है आने का, तो ये प्रश्न आपको जरूर पढ़ना, तैयारी मैं करवा दूंगा उपन्यास के बारे में इसका। अगला पॉइंट है कलम का सिपाही जीवनी के आधार पर मुंशी प्रेमचंद की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। बहुत ही बढ़िया एक प्रकार से ये जीवनी किसकी है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो जीवनी है ये खास करके लिखा किसने है, इस जीवनी को लिखा है जो है अमृत राय ने। अमृत राय कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के मतलब कि उनके पुत्र हैं जो है अमृत राय। अमृत राय के पिताजी है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा किसने, उनके पुत्र अमृत राय ने, और उसी मतलब उन्हीं की जीवनी लिखी है। यानी मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही, लिखा किसने है, उनके पुत्र अमृत राय ने, ओके। तो इसकी चारित्रिक विशेषताएं जो है इसी के आधार पर कलम का सिपाही पढ़ने के बाद में मुंशी प्रेमचंद की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में हमको बताना, उसका मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भोला राम का जीव भ्रष्ट नौकरशाही परंपरा का पूर्णतः पर्दाफाश करता है, इस कथन के आधार पर पाठ की समीक्षा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो ये भी प्रश्न आपका आ सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ाएंगे तो उससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न के आधार पर उसके उत्तर को भी बता देंगे कि हाँ ऐसे ही उत्तर आप लिखिएगा तो करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है आपका, अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मेरी तिब्बत यात्रा ये किसका यात्रा वृत्तांत है भाई, मेरी तिब्बत यात्रा जो है ये राहुल सांकृत्यायन, पंडित राहुल सांकृत्यायन का ये यात्रा वृत्तांत है। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, आप देखते हैं इनको घुमक्कड़ शास्त्र का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ थे ये राहुल सांकृत्यायन जी पंडित, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये इन चीज़ों को समझा जाना, यानी कि कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इन प्रश्नों को पढ़ना है। और खास करके एक प्रश्न तो मैंने यहाँ पर रखा नहीं है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव कैसे और विकास कैसे हुआ, यहाँ से आपका 10 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम्स में। तो हिंदी साहित्य का यानी कि हिंदी गद्य साहित्य का जो है उद्भव और विकास, हिंदी गद्य साहित्य परंपरा की शुरुआत कैसे होती, कब से होती है और उसमें किन किन लोगों की भूमिका होती है, इसके बारे में हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर आपके डाल रखा है बिल्कुल फ्री में, तो आप उसको देख सकते हो, आसानी से उसका लुत्फ उठा सकते हो। बाकी और भी क्लासेस आपकी आती रहेंगी, और बाकी जिनको विस्तार से पढ़ना है, खूब विस्तार से पढ़ना है, आसानी से PDF नोट चाहिए, हर एक चैप्टर को आपको किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आपको कोई सीरीज वगैरह लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल का मतलब कि ये कोर्स लेंगे तो आपको विधिवत तरीके से हर एक चीज़ के बारे में, चाहे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर होगा चाहे लिखित मॉडल पेपर होगा, आपको मिलता रहेगा। तो आप एक बार ज़रूर, मात्र 100 रुपये में रख दिया इसीलिए ताकि सभी बच्चे दे सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो उनको और परेशान ना हो सके, ठीक, इसीलिए हमने मात्र 100 रुपये रखा है। तो आप ज़्यादा अधिक से अधिक मात्रा में अगर जो है
कोर्स को लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मैं आपके लिए सारी और क्लासेस जो होंगी वो बिल्कुल फ्री में कर दूंगा आपके लिए। और सारी क्लासेस सब चैप्टर 1 की क्लासेस हो चुकी हैं, आपके चैप्टर 2 की क्लासेस आपकी जल्द ही होंगी। जैसे ही मेरे यहाँ पर गांव की लाइट लगभग पिछले 5 दिनों से कटी हुई है, तो जैसे ही लाइट आती है वैसे ही आपकी बोर्ड पर क्लासेस जो होंगी प्रारंभ करवा दूंगा। चैप्टर 2 के सारी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री का भी मैंने एक भी क्लास नहीं ली है, मैं जल्द ही ले लूँगा। संस्कृत की नहीं ले ली है, साइकोलॉजी की जो है, फिलोसॉफी की नहीं ली, इन सभी की भी क्लास आपको दे दूंगा, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स का चैप्टर, मतलब कि इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, और ये मॉडल पेपर है इकोनॉमिक्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इसके अलावा BA 3rd सेमेस्टर का, ठीक है, गृह विज्ञान यानी होम साइंस का, एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्नों पर चर्चा की गई है 3rd सेमेस्टर के लिए। तो होम साइंस के छात्र छात्राएं देख लीजिएगा इसको, ठीक है, यूट्यूब पर ही डाल दिया। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र का भी देख लीजिएगा, 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, इसको भी देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपके तमाम सारे सब्जेक्ट के रिलेटेड मैंने पढ़ा दिया है। हिंदी साहित्य का चैप्टर 7, मतलब कि 6-7 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप लोग इन सब हिंदी निबंध के बारे में विस्तार से मैंने चर्चा कर ली है। तो आप लोग एक बार जरूर जो है कोर्स में आप देखिएगा PDF नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है विस्तार से। तो आप इस प्रकार से, जैसे कि हिंदी निबंध के बारे में यहाँ पर हम क्या क्या समझते हैं, हिंदी निबंध का अर्थ, परिभाषा, और हिंदी निबंध का प्रकार, उसके विभिन्न तत्व विशेषताएं, उसका उद्भव कैसे और उसका विकास यात्रा, और विकास यात्रा के दौरान हिंदी निबंधकार महत्वपूर्ण और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण जो निबंध लिखे गए हैं उनके बारे में, सभी के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आप एक बार अवश्य जो है कोर्स को ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, लाइक करिएगा सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, और बाकी सब्जेक्ट की अगर इसी प्रकार से लिखित मॉडल पेपर आपको चाहिए कमेंट करिएगा, मैं और सब्जेक्ट के लिखित मॉडल पेपर आपको बिल्कुल आपके चैनल पर जो है डालूंगा, और लिखित का भी और ऑब्जेक्टिव का भी आपको धड़ल्ले के साथ विधिवत तरीके से एकदम से खुले मंच पर विस्तार से हर एक चीज़ को पढ़ाने का प्रयास, हर एक टॉपिक पर विस्तार से चर्चा शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा हमेशा आपके लिए की जाती रहेगी। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। इसी प्रकार से आपको पता ही है हर एक सब्जेक्ट को मैं आकर के बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, दिन रात जगता हूं। अब मैं आपको पता होगा कि मैं एक प्रकार से गया आप लोगों के लिए खास करके जो है जनरेटर अलग से लेकर के, मतलब कि खींच करके उसको मैं खुद लेकर के आया, उसके बाद में उसको एक प्रकार से आप लोगों के लिए मतलब कि सारी चीज़ चार्ज करी, लाइट वगैरह लाई, जो मोबाइल चार्ज करने के लिए खास करके मोबाइल चार्ज किया किस तरीके से, क्योंकि लाइट अभी और फिर 10 दिन तक शायद नहीं आएगी, क्योंकि बाढ़ आया, पानी वानी भरा है, तो इससे दिक्कत हो रही है। लाइट का जो पोल है वो डूबा हुआ है लगभग 6 मीटर तक, तो इस प्रकार से लाइट आने की कोई संभावना नहीं। शासन का आदेश है कि लाइट नहीं दी जाएगी, तो कुल मिलाकर के लाइट आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसी बीच मैं आपको लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप से कहीं ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आप आगे बढ़ सको, और आपका जो है उठना मेरे लिए सर्वोपरि है। अगर आपने अच्छा किया तो समझ लीजिए कि आपने मेरा नाम रोशन किया, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा उससे, ठीक है। तो बस आप जो है आप मेरे द्वारा बताए गए जो है चीज़ों को फॉलो करिएगा, और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आप पिछले 1st सेमेस्टर में और 2nd सेमेस्टर में पढ़ाई होगा, आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से हमने हर चीज़ों को आपको समझाया है। तो एक बार फिर से आप थोड़ा लोग और इसी प्रकार से विश्वास ही करिएगा। विश्वास के माध्यम से आपको पता है विश्वासम फलदायकम, विश्वास हमेशा फलदायक होता है, और निश्चित तौर पर हमेशा आपके विश्वास पर मैं खरा उतरा हूं। आपको महासंग्राम वीडियोस के माध्यम से, मॉडल पेपर के माध्यम से, परीक्षा के अंत समय में आपकी हमने एक प्रकार से मदद करने का प्रयास भी किया है। जो कुछ भी आपके लिए रहता है मैं बिल्कुल आपको देता रहता हूं। टेलीग्राम ज्वाइन करिए आप, ठीक है, फेसबुक का पेज आप ज्वाइन कर लीजिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट का सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा उसको। ओके, तो ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। इंस्टाग्राम शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही है, ठीक है, स्पेस नहीं, शुक्ला स्टडी पॉइंट में बीच में स्पेस नहीं है, और सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करिए, तो सब जगह आपको फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट।